हेलो एवरीवन। सो हम एनवायरनमेंट की पीटी देखेंगे। बस वैसे ही जैसे हम दूसरी पीटीज देख रहे हैं, केवल एसेंशियल चीज़ें देखेंगे और जो कि रेलेवेंट हैं पीवाईक्यू बेसिस पे है या रेलेवेंट चीज़ें बस वो देखेंगे। बाकी जनरल बातें जो हैं वो हम लॉजिकल अप्रोच से क्वेश्चन कर लेंगे। हम मिनिमाइज करेंगे इन्फॉर्मेशन जो कि हम रीड करेंगे या याद करेंगे, सो दैट वो हम याद कर सकें और मल्टीपल बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, देखते हैं इसको, ट्राई करेंगे इसको जल्दी फिनिश करने का। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। तो वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। ठीक है, हमें इतना ध्यान है कि आईयूसीएन जो है वो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज निकालता है। उसने भी रिसेंटली अपडेट किया वो। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन देता है एनिमल, प्लांट और फंगस स्पीशीज। मोस्टली सारी स्पीशीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देता है। अब ये इसकी कैटेगरी होती है 9 कैटेगरीज। ये 9 कैटेगरीज दी हुई है: नॉट एवेल्यूटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटेंड इन द वाइल्ड एंड एक्सटेंट। ये 9 है, बस एक दो बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगा 9 कैटेगरीज क्या है। उसके बाद अब रिसेंटली जिसके स्टेटस चेंज हुए हैं, तो ला गोमेरा जायंट लिजार्ड, ये कहाँ पे, स्पेन में है। कोपियापोआ कैक्टिया कैक्टी, चिली। अब ये कैनेरिया कैनेरिया है तो अपने आप ही समझ आ जाएगा ये कैनेरिया आइलैंड, तो इसे अब याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैनेरिया है तो हमें ये समझ आ जाएगा बस कैनेरिया आइलैंड स्पेन में। जो जो चीजें लॉजिकल आ रही है उन्हें हम याद करने की जरूरत नहीं। इबीजा वॉल लिजार्ड, ये आइलैंड ऑफ इबीजा और फॉर्मेंटेरा, और ये कहाँ है, इबीजा और फॉर्मेंटेरा स्पेन में। बोर्नियन एलिफेंट पता है ना, बोर्निया तो बोर्नियो में होगा। ठीक है, तो मेन ये 3 चीजें: ला गोमेरा, कोपियापोआ किक्टी और इबीजा वॉल लिजार्ड। ठीक है, अब दूसरा है कि सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये होस्ट करी है अभी भूटान गवर्नमेंट ने, और किसके साथ, टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन के साथ। ठीक है, अब SFTLC क्या करता है, ये न्यू फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज यूज करता है सो दैट वो सपोर्ट बढ़ा सके टाइगर प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और ये सेम पेरो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, हल्का याद कर लो। ये मोबिलाइज करना चाहता है $1 बिलियन इन एडिशनल फंडिंग बाय 2034। फिर टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन क्या है, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इतना समझ में आना चाहिए कि इंटर गवर्नमेंटल है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली उस पर आता है कि इंटर गवर्नमेंटल है या इसमें एनजीओ वगैरह भी पार्ट है। ठीक है, क्या क्या पार्ट इसमें, IUCN है, UNDP है, WWF है, बहुत सारे। तो अगर पर्टिकुलर है तो याद करना, बाकी इतने सारे हैं तो एक आध देख लो और समझ लो कि इंटर गवर्नमेंटल नहीं है। अब SFLTC ने फाइनेंसिंग इनिशिएटिव क्या क्या कर रखे हैं, एक है टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड जो कि UNDP प्रेजेंट करता है, तो एक टाइगर बॉन्ड्स जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है। ठीक है, फिर इंडियन टाइगर, पेंथेरा टिग्रिस बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नेम रॉयल बंगाल टाइगर। इसका आयुषियन स्टेटस एंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है। अब साइट्स में भी क्या है, जो अपेंडिक्स 2 में है उसको याद रख लो, बाकी सारे ऑलमोस्ट जो मेजर मेजर स्पीशीज है अपेंडिक्स 1 में आएंगे, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, केवल उनका ध्यान रखो जो अपेंडिक्स 2 में है। और आयुषियन स्टेटस एंडेंजर्ड, और ऐसे ही शेड्यूल मोस्टली शेड्यूल 1 में ही आएगा। शेड्यूल 2 में अगर कोई स्पीशीज आ रही है तो उसको पर्टिकुलरली याद करना, बाकी सब शेड्यूल 1 में ही आएंगे जो बड़ी बड़ी स्पीशीज हम पढ़ेंगे। अब हैबिटेट क्या है, ये सारा आप पढ़ सकते हैं कि ये पर सारा हैबिटेट है। उसके अलावा इंडिया में सब जगह मिलता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मेन क्या है ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फिर कर्नाटका में, फिर उत्तराखंड में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉक्टर्नल। ठीक है, उसके बाद इसकी टाइगर स्ट्राइप्स जो होती है ये यूनिक होती है ह्यूमन फिंगरप्रिंट। इस स्ट्राइप से आप पता लगा सकते हो कि ये इंडिविजुअल टाइगर की जो यूनिक रहेगी। कॉमन थ्रेड्स है। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इन सिटू कंजर्वेशन है। NTCA बना था स्टेचुटरी बॉडी WPA के अंडर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, लेकिन कब बना था, 2006 के अमेंडमेंट में बना था। फिर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, एम स्ट्राइप्स है, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम। फिर ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ये है वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव, और फोरम ये है इंटर गवर्नमेंटल, ये ध्यान रखना है। वो ग्लोबल टाइगर फोरम ये इंटर गवर्नमेंटल है, और इनिशिएटिव जो है वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव। ठीक है, बाकी ये कैट्स है, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का टाइगर्स अलाइव इनिशिएटिव। एक और इनिशिएटिव आ गया, किसका है, WWF का है, टाइगर्स अलाइव। ठीक है, इजी है काफी। अब टाइगर लैंडस्केप क्या होगा, एक इकोलॉजिकली कनेक्टेड एरिया जो कि टाइगर हैबिटेट के लिए सूटेबल होगा। अब इंडिया में 5 लैंडस्केप है, इसको इमेजिन करना केवल दिमाग में रख के। एक आएगा शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स नॉर्थ। दूसरा आएगा, ईस्ट में चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स।
फिर नीचे आओ, फिर सुंदरबंस, फिर थोड़ा सा लेफ्ट में आओ जो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स, फिर और लेफ्ट में आओ तो वेस्टर्न घाट्स। बस दिमाग में इमेजिन करना है, हो गया यार। अब अगला है इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस, ठीक है। ये इंडिया ने लॉन्च किया था 50th ईयर पे ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर इन 2023, ठीक है। HQ क्या है इसका इंडिया में, ये इजी है। इसमें 7 बिग कैट्स है। कौन कौन सी? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, पूमा। इसमें याद रखना ये क्लाउडेड लेपर्ड नहीं है, क्योंकि क्लाउडेड लेपर्ड बहुत छोटा सा होता है। और इंडिया में क्या नहीं है, कौन सी कैट्स नहीं है? प्यूमा और जैगुआर इंडिया में नहीं है, ठीक है। मल्टी कंट्री है, मल्टी एजेंसी है, क्योंकि 95 भी कैट रेंज कंट्री है, नॉन रेंज कंट्री भी आएगी, एनजीओ भी आएंगे, कंजर्वेशन पार्टनर्स भी आएंगे, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगे, ठीक है। सारी यूएन मेंबर्स कंट्रीज का पार्ट बन सकती है। फंडिंग क्या है? सपोर्ट ऑफ 150 करोड़ ऑफ फॉर 5 ईयर्स, 2023-24 से 2027-28 तक। फिर कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बिग कैट्स क्या है, ये याद रखना है। टाइगर जो है एंडेंजर्ड है, लेकिन लायन, चीता, स्नो लेपर्ड, सब वल्नरेबल है। अभी इंडिया वाले हो गए। अब जैगुआर और पूमा जो कि इंडिया में नहीं है, इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे, याद रखने के लिए याद रखना। नियर थ्रेटन जैगुआर, लीस्ट कंसर्न पूमा, ठीक है। अब एलिफेंट सेंसस हुआ 2023 में, तो कर्नाटका के टॉप टॉप पे आया कर्नाटका, ठीक है, अमंग सदर्न स्टेट्स, क्योंकि सेंसस जो सदर्न स्टेट्स का हुआ है। और 6000 एलिफेंट्स है कर्नाटका में, ठीक है। फिर इंडियन एलिफेंट साइंटिफिक नेम एलिफेस मैक्सिमस, अपेंडिक्स 1 पता ही है। आयुष्मान स्टेटस एंडेंजर्ड। हैबिटेट क्या है? इंडिया इज होम टू ओवर 60% ऑफ वर्ल्ड्स एलिफेंट पॉपुलेशन। हाईएस्ट पॉपुलेशन है कर्नाटका में, फिर आएगी आसाम में, फिर केरला में, ठीक है। एक कुमकी एलिफेंट्स कौन से होते हैं? जो कैप्टिव एशियन एलिफेंट्स होते हैं महंत वगैरह के पास में, उनको बोलते हैं कुमकी एलिफेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वन ऑफ द 3 स्पीशीज एशियन एलिफेंट, 3 स्पीशी एशियन एलिफेंट की, इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन, ठीक है। लाइफ स्पेन 60 से 70 साल, जेस्टेशन पीरियड 20 से 22 साल। लीडर कौन होती है? फीमेल इसकी लीडर होती है ग्रुप की, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू हुआ था 1992 में। 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, 14 एलिफेंट स्टेट्स हैं। ये एलिफेंट रिजर्व्स का थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, जैसे टाइगर रिजर्व का आइडिया होना चाहिए हमारे पास अच्छे से, वैसे ही एलिफेंट रिजर्व का भी थोड़ा आइडिया हमारे पास होना चाहिए कहाँ कहाँ पे है। अब डिफरेंस देख लेते हैं। तो एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड है, अफ्रीकन के अंदर जो सवाना है वो एंडेंजर्ड है। फॉरेस्ट एलिफेंट जो है वो क्रिटिकली है, क्योंकि फॉरेस्ट कम हो रहे हैं तो ये क्रिटिकली है, बस याद रखने के लिए। एशियन एलिफेंट छोटा होता है, अफ्रीकन बड़ा होता है। इसकी स्मॉल राउंडेड ईयर्स होते हैं, इसके लार्ज फैन शेप्ड ईयर्स होते हैं। स्किन जो है इसकी स्मूथ होती है, फोटो देखो, इसकी स्किन स्मूथ है, यहाँ पे रिंकल्स पड़ेंगे, तो रिंकल। एशियन ट्विन डोम्ड होता है, अफ्रीकन सिंगल डोम। टस्क इंडिया में क्या होता है, किसी किसी मेल के तो टस्क होते हैं और फीमेल के टस्क होते ही नहीं है, रूडिमेंट्री टस्क होते हैं। लेकिन अफ्रीकन में मेल और फीमेल सबके टस्क होते हैं। अब एक नई स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट आई है 2024 में, कौन निकालता है? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, ठीक है। अब की फाइंडिंग्स क्या है कि सारी स्पीशीज, पांचों स्पीशीज को मिला लो तो केवल 28,000 राइनो ही बचे, ठीक है। व्हाइट राइनोस तो इंक्रीज हो गए, लेकिन वन हॉर्न राइनो, इंडियन राइनो, इनके नंबर सेम, व्हाइट राइनोस बढ़ गए। 5 स्पीशीज कौन कौन सी? 2 अफ्रीकन है, जिसमें व्हाइट राइनो और ब्लैक राइनो, सफेद और काला। 3 एशियन में, इंडियन, सुमात्रन और जावन, ठीक है। फिर राइनो कंजर्वेशन इनिशिएटिव क्या क्या है, तो बस ऐसे देख लो कि एक स्ट्रेटेजी है 2019 की, फिर एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है एशियन राइनो पे 2019 की, फिर इंडियन राइनो विजन है हमारा 2020 का। अब डिफरेंस देखते हैं अफ्रीकन राइनो और एशियन राइनो। अफ्रीकन राइनो कौन से थे? व्हाइट राइनो था और ब्लैक राइनो था। तो व्हाइट राइनो जो है वो सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल है आफ्टर एलिफेंट्स, ठीक है। और इंडियन राइनो जो है वो तीनों एशिया में लार्जेस्ट है, इंडियन, सुमात्रन, जावन में इंडियन सबसे बड़ा है। अफ्रीकन राइनो के 2 हॉर्न्स होते हैं, पुअर स्विमर्स होते हैं और हॉर्न से ही लड़ते हैं, 2 है ना तो 2 से लड़ेंगे। हमारे यहाँ पे सुमात्रन में 2 है, लेकिन इंडिया और जावन में 1 हॉर्न नहीं है। ये अच्छे स्विमर होते हैं, क्योंकि उस एरिया में मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में स्विमर अच्छे होते हैं, याद करने के लिए। फाइट विथ इट्स बॉटम टीथ से लड़ेंगे, ठीक है। अब व्हाइट राइनो जो है ये सबसे बड़ा है एलिफेंट के बाद लैंड एनिमल में, मैमल में, लेकिन इसका क्या है? आयुसियन स्टेटस नियर थ्रेटन। ब्लैक राइनो जो है ये क्रिटिकल एंड, ब्लैक राइनो को सब परेशान करते हैं, क्रिटिकल एंड। फिर इंडियन राइनो वल्नरेबल, और सुमात्रन जावन ये भी क्रिटिकल एंड, ठीक है। अब आया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अभी एमओएफसीसी ने फंड्स अप्रूव करें, ये अभी कोर्ट में केस भी चल रहा था इसका काफी,
तो ये एक बस्तर रिकवरी प्रोग्राम है, इसके लिए इन्होंने फंड्स अप्रूव कर दिए 2024 से 2029 तक। इसके अंदर दो ही स्पीशी कवर होती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन। और टोटल कितने बस्टर्ड हैं? 4। दो और कौन से हैं? बंगाल फ्लोरिकन और मैक्विन्स बस्टर्ड। ये चालू हुआ था 2013 में, और बस्टर रिकवरी प्रोजेक्ट में चेंज कर दिया इसको 2016 में, और 2030 तक एक्सटेंड कर दिया इसको। ठीक है। इंप्लीमेंट कौन करता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, WII। फंडिंग एजेंसी क्या है? कंपा। ठीक है। अब पार्टनर एजेंसीज बहुत सारी है, MFCC है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र। ठीक है। किसके साथ कोलेबरेट कर रहे हैं? BNHS, सलीम अली वाला, 1883। और दूसरे भी बहुत सारी है, जीव दया, ग्रास इंटरेस्ट, कॉर्बेट फाउंडेशन, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल। ठीक है। हल्का सा आइडिया रखना, बाकी इतना दिमाग में लगा। जब भी इतनी सारी चीजें बढ़ जाती है ना, तो बस हमें ये देखना है कि हाँ बहुत सारी चीजें हैं। लेसर फ्लोरिकन, ये स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ बस्तर फैमिली। लेसर है इसलिए स्मॉलेस्ट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बाकी तो वन। ठीक है। दूसरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये भी अपना क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसकी तो हालत बहुत ही टाइट है ना। ये कहाँ मिलता है? मोस्टली राजस्थान गुजरात में। कहाँ पे? डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में, इसके पे क्वेश्चन भी आ चुका है प्री पे। और दूसरा नलिया ग्रासलैंड, लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कच्छ बस्तर सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है गुजरात में। ठीक है। बस्टर्ड में इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में क्या होता है? जीबी जिसको बोलते हैं, एग्रो ग्रासलैंड ओमनिवोर्स होता है, और इसका फ्रंटल विजन नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये जाके टकरा जाता है वायर से, तभी वो वायर की और में के रिलेटेड केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मेल्स में जो होता है गुलर पाउच होता है, जहां पे एयर फिल कर सकते हैं और फिर एक्सेल करते हैं हमिंग साउंड के साथ फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और लेकिन अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन मेल कोई रोल प्ले नहीं करता है इंक्यूबेशन और केयर ऑफ यंग में। ठीक है, क्योंकि मैंने अट्रैक्ट करने में मेहनत कर ली, तो मैं यहाँ काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अब एक क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, इसको 50 साल हो गए। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट क्या था? ये चालू हुआ था उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में 1975 में। किन किन की मदद से? UNDP और FAO। ठीक है। मोस्टली निकनेम याद, शॉर्ट फॉर्म्स याद करो तो इजीली याद हो जाता है, पूरा पूरा याद करोगे तो टाइम लगेगा और मुश्किल होगा। अभी तक इनका नेशनल पार्क क्या है? रामसर साइट है उड़ीसा में, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है, किसके बाद? सुंदरबन के बाद। सुंदरबन सबसे बड़ा है। क्रीक्स कैनल्स कौन कौन से जाती है? रिवर्स ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा, पटसाला। और लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है। क्रोकोडाइल क्या होते हैं? ये लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीशीज ऑफ वर्टिब्रेट क्लास रेप्टिल है। रेप्टिल क्लास सबसे लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीशीज है। इनका हैबिटेट क्या है? लिव मेनली इन फ्रेश वाटर स्वैम्स, लेक्स एंड रिवर्स। ठीक है। बिहेवियर क्या है? ये नॉक्टर्नल होते हैं और पोई किलोथर्मिक होते हैं, मतलब रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को ओनली टू लिमिटेड डिग्री, थोड़ा बहुत ही रेगुलेट कर पाते हैं। अब है घड़ियाल। अब घड़ियाल कैसा होता है? देखो इसका शेप, देखो घड़ियाल कैसा होता है। ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल भी। हैबिटेट क्या है? ये फ्रेश वाटर रिवर में। कहाँ मिलता है? चंबल, घिरवा, घाघरा, सोन, गंडक, इन रिवर्स में। इसकी एक बल्बस नोब होता है, इसलिए इसका नाम घड़ियाल पड़ा हुआ है। ठीक है। और ये फिश खाता है लॉन्ग नेरो स्नाउट की वजह से। स्नाउट के यहाँ पे ये जो लंबा स्नाउट है, स्नाउट पे ये बल्बस नॉब है। ठीक है। अभी फंगा की बात चल रही है कि ये बोल रहे हैं कि फंगा को भी रिकग्नाइज करो फ्लोरा एंड फोना के साथ। ठीक है, ट्रिनिटी ऑफ लाइफ। तो इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि सेल वॉल होती है विथ चितिन। मॉडर्न न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रोपिक, सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू। अब सिग्निफिकेंस क्या है? फंगाई किसके साथ क्या क्या काम करता है? तो माइकोराइजियल, मतलब माइको मतलब होता है फंगाई, राइजल मतलब होता है रूट्स, तो रूट के साथ एसोसिएशन बनाता है। माइक्रोराइजल आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे एनवायरमेंट के अंदर। फिर कार्बन रिजर्व, ये सब ठीक है। फिर माइको रिमेडिएशन, माइको वही फंगाई, और रिमेडिएशन कि आप कंटेमिनेंट्स का डिग्रेडेशन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ फंगाई, जैसे प्लास्टिक। फिर मेडिसिन, पेनिसिलिन, ये भी फंगस है। फिर कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करते हैं? तो IUCN का एक स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन है, ये भी आया हुआ है UPSC प्रीवियस क्वेश्चन में प्री का। तो इसका एक फंगल कंजर्वेशन कमिटी है, FUNCC। तो ग्लोबल फंगल रेड लिस्ट इनिशिएटिव है। रेड लिस्ट इनिशिएटिव नॉर्मली कौन करेगा? IUCN ही करेगा। फिर चिली इज द ओनली कंट्री दैट कंसिडर्ड फंगी इन इट्स लॉ फॉर कंजर्वेशन। ठीक है। अब ये फ्लोरा, फोना एंड फंगा है। तो
इसकी थोड़ा सा आप डिफरेंस देख लेना कि किंगडम प्लांटे, एनिमिलिया फंगाई, फिर इसके एग्जाम्पल हो गए, फिर रिप्रोडक्शन हो गया। ऐसा जितना काम का नहीं है, बट एक हल्का सा आइडिया लग जाए, एक पिक्चर क्रिएट हो जाए उसके लिए। फिर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो यूनेस्को जो है उसने नए 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व ऐड किए हैं, जैसे कोलंबिया वगैरह कंट्री से मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अभी WNBR के अंदर 759 साइट्स है 136 कंट्रीज के अंदर, ठीक है। 1971 में लॉन्च हुआ था। इंटर गवर्नमेंटल, ये याद रखना क्या है, इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 12 रिकग्नाइज अंडर इट। WNBR के अंदर कितने 12 है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला था जो कि रिकग्नाइज हुआ था इसके अंडर, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? ये एक नेचुरल कल्चरल लैंडस्केप है टेरेस्ट्रियल कोस्टल मरीन इकोसिस्टम के अंदर, जहां पे अपने कुल मिला के रिजर्व बनाना, उसको प्रोटेक्ट करना है। 3 मेन जोन होते हैं, कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन एरिया। सिंपल सी बात है, कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया। कोर एरिया में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होगा, इसमें फिर थोड़ा कम प्रोटेक्शन होगा, इसमें फिर और कम प्रोटेक्शन होगा। सिंपल सी बात है, लॉजिकल है। अब बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इनको अच्छे से पढ़ना भी है। इसमें से कौन सी रिवर जा रही है, इसमें कोई स्पेसिफिक अगर कोई जानवर मिलता हो या इनकी कोई स्पेशलिटी हो, ये हमको अच्छे से आना चाहिए। 18 WNBR के अंदर है, तो 12 जो है वो MAB के अंदर है। रामसर साइट्स कौन सी है, नेचुरल कौन सा है, मिक्स कौन सा है, ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए। स्पीशीज कौन सी है, रिवर कौन सी है, इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इको सेंसिटिव एरिया, तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब कस्तूरी रंगन कमेटी क्या थी? इन्होंने बोला था कि 37% ऑफ टोटल वेस्टर्न घाट एरिया जो है उसको इको सेंसिटिव एरिया बना दो, इको सेंसिटिव एरिया। और उन्होंने जो बोला वो मैक्सिमम कर्नाटक में आता है, फिर महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। अब इको सेंसिटिव एरिया क्या है? ये डिफाइंड है कि जहां पे आइडेंटिफाई किया गया है कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की वैल्यू बहुत अच्छी है और इनको स्पेशल अटेंशन चाहिए कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल, नेचुरल वैल्यूज की वजह से ये डिफाइन किया है नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 के अंदर। लेकिन इको सेंसिटिव जोन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वो EPA के अंडर करती है, इसके सेक्शन 3 में करती है। लेकिन सेक्शन 3 में कहीं भी इको सेंसिटिव जोन सही से डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड हुआ है नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी में 2006 में, ठीक है। अब ESZ के अंदर गाइडलाइंस होती है, कुछ प्रोहिबिटेड होता है कि माइनिंग नहीं करना है, पोल्यूशन नहीं करना है। प्रोहिबिट मतलब जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है। फिर कुछ रेगुलेटेड होगी, फेलिंग ऑफ ट्रीज, होटल, रिसोर्ट वगैरह। परमिटेड जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो भी ऑनगोइंग है, या फिर कोई डेयरी फार्मिंग है, वो सब, ठीक है। लॉजिकल समझ आ रहा होगा कैसे क्रोनोलॉजी कैसे बिठाई हुई है। अब ये पासेस लिखा है, पासेस को इसलिए मैंने मार्क किया कि आपको इंडिया में जितने भी पासेस हैं सब अच्छे से याद करना है कि वेस्टर्न घाट्स के पासेस कौन से हैं, हिमालयस के पासेस कौन से हैं, ईस्टर्न हिमालयस के पासेस कौन से हैं, इनको हमको अच्छे से पढ़ना है अलग से। एलिवेशन को हमको पता है कि नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है, और हाईएस्ट पीक अनामुड़ी है। तो जैसे जैसे साउथ में जाते हैं इसका एलिवेशन बढ़ते जाता है, तो अनामुड़ी इस जगह आती है, ठीक है। फिर वन ऑफ दी वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर 6% ऑफ लैंड एरिया कवर करता है, लेकिन 30% ऑफ यहाँ पे स्पीशीज है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2012 में इसको दे दिया गया था। एंडेमिक स्पीशीज कौन कौन सी है? नीलगिरी तार और लायन टेल्ड मकाओ, जो भी एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल बनी थी, ये माधव गडगिल कमेटी बनी थी। इसने तो बहुत ज्यादा एरिया को बोला था कि इको सेंसिटिव जोन बनाओ, तो फिर इनकी बात नहीं मानी गई थी। फिर कस्तूरी रंगन बनाया गया था 37%। अभी रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट बोल रही है कि वो भी मानना उनके लिए फिजिबल नहीं है, जैसे ये बोला है, रिजेक्ट कर दिया गया है इन्होंने कमेटी की रिपोर्ट, ठीक है। और बाकी कस्तूरी रंगन है, ठीक है। बाकी और जो चीजें बनी हुई ठीक है, एक ब्रह्मगिरी हिल्स की, ये सब इतना काम का नहीं है एनजीटी का। फिर और क्या न्यूज है? तो ये IPBES है, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसे IPCC है ना, वैसे ही ये है IPBES है। ये भी ये करती है, IPCC क्या करती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, उन सारी रिपोर्ट से कंबाइन करती है और अपनी एक नई रिपोर्ट निकालती है। वैसे ही ये वो निकालती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये निकालती है बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विस के ऊपर, ठीक है। इसको मिला ब्लू प्लेनेट प्राइज फॉर 2024। किसने दिया? जापान बेस्ड असाइज ग्लास फाउंडेशन। इतना काम का नहीं है, बस हल्का सा हमें IPBES पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये UN की बॉडी नहीं है, लेकिन UNEP इसको सेक्रेटरीट सर्विस देती है। बॉन जर्मनी में इसका सेक्रेटरीट है, इंडिया इसका मेंबर है, और सभी स्टेट्स मेंबर्स ऑफ UN आर एलिजिबल फॉर IPBES, ठीक है। अब IDWH
ये इंडिया का वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए काफी बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। इसके अंदर अभी तक इसके रिकवरी प्रोग्राम में 22 स्पीशीज को रिकॉग्नाइज किया गया है। इन 22 स्पीशीज को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है कि इनका हैबिटेट क्या है, इनकी स्पेशल क्वालिटी क्या है, इनका स्टेटस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे। सब स्कीम्स कौन सी है? प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, प्रोजेक्ट लायन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ठीक है। अब पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, इसका जो है पीबीआर, इसका स्टेट्यूटरी रिकॉग्निशन कहाँ पे? बीडीए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। और उसमें बोला गया है कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है बीएमसी, वो बनाएगी पीबीआर, किनके साथ? कंसल्टेशन विद लोकल पीपल, ऐसा बीडीए में लिखा हुआ है, ठीक है। इतना ही पता होना चाहिए। बाकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कि प्रीवियसली से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स भी हुए हैं उसमें। फिर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई 2024 कौन निकलता है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, ठीक है। अबाउट ईपीआई 2024 क्या है? 58 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, 11 इश्यू कैटेगरीज है। इतना याद नहीं करना है, आइडिया लेना है बस। ईपीआई 180 कंट्री को रैंक करती है क्लाइमेट चेंज पे। एस्टोनिया ने टॉप किया है, इंडिया की रैंक 176 है। 2022 में इंडिया सरपास कर चुका है चाइना को, लार्जेस्ट एमिटर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक्स SO2, ठीक है। फिर नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एक किसने निकाला है? गोल्डमैन्स करके है, बस इतना ही, फिर याद करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सा याद कर लो, अपने आप समझ आ जाएगा। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, इसमें भी इंडिया की रैंक 176 आउट ऑफ 180 है। इसमें 4 मार्कर्स है: लैंड, बायोडाइवर्सिटी, गवर्नेंस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, ठीक है। अब कैमल्स, यूएन ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स डिक्लेयर कर दिया। कैमल्स कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में और एशिया में। दो टाइप के कैमल है, ड्रोमेड्री और अरेबियन कैमल जिसमें सिंगल हम्प होता है, और बैक्टीरियन कैमल जिसमें 2 हम्प होते हैं, और तीसरा एक वाइल्ड बैक्टीरियन भी बोला जाता है, तीसरा टाइप, ठीक है। अब इंडिया में कौन कौन से हैं? तो इंडिया में एक तो स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान है कैमल, दूसरा खराई कैमल जो है ये 3 किलोमीटर तक एक बार में स्विम कर सकता है और मैंग्रोव्स खाता है, कच्छ में गुजरात में मिलता है। ये भी ड्रोमेड्री टाइप का कैमल है। फिर बैक्टीरियन कैमल ये कहाँ मिलता है? ये लद्दाख के नुब्रा वैली में मिलता है, ऊपर नॉर्थ में। फिर ड्रोमेड्रीज कैमल जो है ये मिलते हैं हॉट डेजर्ट राजस्थान गुजरात में, जैसे खराई कैमल, है ना। उसके बाद अभी नए नए टाइप के कैमलेट्स और आइडेंटिफाई हुए हैं, कैमल्स ऑफ न्यू वर्ल्ड जिनको बोलते हैं, ये लामा, अल्पक्का, गुआनाको, विकुना, ये सारे, ठीक है। ये फॉरेस्ट है, यूएन रेड है, ये ठीक है, इतना कुछ काम का नहीं है। ये यूएन रेड क्या होता है? ये 2008 में लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? एफएओ ने, यूएनडीपी ने, यूएनईपी ने, और 65 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया। रेड की फुल फॉर्म से समझ आ जाएगा क्या है ये है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो इन चीजों को बचाना है अपने को, बस। ये यूएन रेड है, 2008 में आया था। अब रेड प्लस क्या होगा? उसमें से बचाने की बात कर रहा है, इसमें फिर अब कंजर्वेशन की बात करेंगे, सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात करेंगे। प्लस मतलब एक एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो ये कब आया था? ये आया था, इसको बोलते हैं वॉर्सो फ्रेमवर्क फॉर रेड प्लस, WFR। ये आया था 19 सेशन COP19 में, UNFCCC 2013 में। रेड प्लस क्या होता है? देख, रेड में क्या है कि सिंपली डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अब प्लस लग जाएगा तो क्या होगा? रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। ये तो रेड तो हो गया नेगेटिव चीजों को रोकना है। रेड प्लस में क्या होगा? पॉजिटिव चीजें करनी है, एज इजी एज इट इज। अब इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, IAF, ठीक है। तो एक यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट है 2017 से 2030, जिसमें ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स दिए हैं, जैसे SDG गोल्स हैं, ऐसे फॉरेस्ट के गोल्स हैं, 6 गोल्स हैं। इन 6 गोल्स को बस एक बार देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ? 19 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट। अब IAF के अंदर UNFF कन्वीन हुआ, अभी का 19 सेशन कन्वीन हुआ, ठीक है। इसमें क्या बोला कि एक तो वर्ल्ड ऑफ ट्रैक है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स से 2030 तक के, और मेंबर्स ने रीअफर्म किया UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से 2030, SPF को रीअफर्म किया, ठीक है। अब इंडिया के रिलेटेड है कि ये अभी तो नई रिपोर्ट आ गई है, हमको उसको ही पढ़नी है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। लेकिन पुरानी रिपोर्ट का भी कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए कि पुरानी रिपोर्ट में इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 24.62% था, और 17 स्टेट्स के पास मोर देन 33% ऑफ देयर एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर था, ठीक है। अब एक UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट अंडर UNFF, ठीक है, 2017 से 2030। इसमें सारे मेंबर्स ऑफ UN आर मेंबर्स ऑफ UNFF, इंडिया भी इसका पार्ट है। इसके 6 फॉरेस्ट गोल्स हैं, 26 एसोसिएटेड टारगेट्स हैं जो कि अचीव करने 2030 तक। ये वॉलंटरी है और यूनिवर्सल है।
इसमें बोला गया है कि फॉरेस्ट एरिया को 3% से वर्ल्ड वाइड बढ़ाना है 2030 तक। ठीक है। अब इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट क्या है, ये 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये सक्सेसर है इस चीज का। फोरम का पहले पैनल था, फिर फोरम आया, फिर इनिशियली अरेंजमेंट आ गया। ठीक है, पैनल, फिर फोरम, और फिर अरेंजमेंट। अभी अरेंजमेंट है। ठीक है, इसके 5 कंपोनेंट है। पहला तो यही यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, जिसकी भी 19 मीटिंग हुई। ठीक है, 2000 में एस्टेब्लिश हुआ फंक्शन कमीशन की, और एज ए फंक्शन कमीशन ऑफ इकोसॉक। ठीक है, ये एसएफएम करता है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फिर और कंपोनेंट है दूसरे से कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप करने की बात कर रहा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फिर एक फाइनेंसिंग फैसिलिटेशन नेटवर्क है, फिर यूएन का ट्रस्ट फंड है, फिर यूएनएफएफ का सेक्रेटरीट है। तो 5 कंपोनेंट है। मेन इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट का एक कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। ये जो फोरम है फॉरेस्ट के ऊपर। ठीक है, अब रिलेटेड न्यूज एक की इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज रिपोर्ट। ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज करी। बस याद रखना है कि कोई यूएन नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, कोई ईयू नहीं है, इंडिया नहीं है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज करी है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस। अब मैंग्रोव कंजर्वेशन, द आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम इंडिकेटेड दैट 50% ऑफ इकोसिस्टम एग्जामिन्ड, कि 50 जितना इकोसिस्टम उन्होंने एग्जामिन किया उसका 50% जो है वो या तो वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ऐसा आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट अपने फ्लोरा की हो गई, फोना की हो गई, फंगा की भी ऊपर अपन कुछ कुछ देख रहे थे रिलेटेड उससे। अब ये मैंग्रोव्स पे भी आ गया। ठीक है, मैंग्रोव इकोसिस्टम इंडिया में कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? साउथ इंडिया वाले। ठीक है, और बाकी अंडमान और बे ऑफ बंगाल वाले लीस्ट कंसर्न है, साउथ इंडिया वाले क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वेस्ट इंडिया वाले वल्नरेबल। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन से? साउथ इंडिया वाले। अब मैंग्रोव्स जो है वो वर्ल्ड की 15% ऑफ कोस्ट लाइन को कवर करते हैं। ठीक है, और इसमें 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट स्टोर्ड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ सेम साइज। अगर सेम साइज का हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ले तो उसे 3 गुना ज्यादा अमाउंट ये स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी जो है इसकी 3 टाइम्स है। प्रोडक्टिविटी याद रखना, सेम साइज की बात करिए। ठीक है ना। अब स्टेटस क्या है मैंग्रोव्स का? तो एक और ये जो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव 2024 बाय ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से लक्षद्वीप पे जो मैंग्रोव्स है और तमिलनाडु में जो मैंग्रोव्स है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, फिर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 भी आ गई है। वो बोल रही है कि मैंग्रोव जो है 17 स्क्वायर किलोमीटर या 0.34% बड़ा है, और मेजर लोकेशन क्या क्या है? अंडमान निकोबार, सुंदरबन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, सभी इसी है। अब इनिशिएटिव क्या क्या है हमारे? एक मिस्ट्री है अंडर एमओएफसीसी, फिर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर साइम इनिशिएटिव है। एक्वाकल्चर की इन मैंग्रोव तो समझ आ ही रहा है इसका मीनिंग क्या है। फिर मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन WWF इंडिया का कैंपेन है जिसमें 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, और नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम है, इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव आएगा। कोस्टल आएगा तो मैंग्रोव तो आएगा ही। ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है? एक मैंग्रोव ब्रेक थ्रू है। ये UNFCCC COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में लॉन्च हुआ था। किसने करा था? UN हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस एंड ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने। ठीक है, बाकी एक को टारगेट किया कि 15 मिलियन हेक्टेयर को हमको फ्यूचर सिक्योर करना है 2030 तक। ठीक है, फिर फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी बनती है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में 1980। यही बताती है कि यही एडवाइस करती है कि किसको आपको कोई नेशनल पार्क है या कुछ जो भी आपका ना जो फॉरेस्ट लैंड है आपका, उसको अगर आपको डाइवर्जन करना है तो इसकी परमिशन लगती है। ये एडवाइजरी है, रिकमेंडेटरी। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया? एग्जाम कर दिया सर्वेज इन्वॉल्विंग ड्रिलिंग एंड फेलिंग ऑफ अप टू 100 मीटर्स फॉर हाइड्रो एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है ये जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है ना, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर बनती है, स्टैट्यूटरी है इसलिए। ठीक है, अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, तो ये एक फेरी है, लॉन्च हुआ है पार्टनर विद कोरिया फॉरेस्ट सर्विस और CBD सेक्रेटरी। इतना कुछ काम का नहीं है, बस हल्का सा आइडिया रखना है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव इंडिया का नहीं है, UN का नहीं है, ये कोरिया और CBD सेक्रेटरी। ठीक है, EU का नेचर रिस्टोरेशन प्लान है, NRP। नेचर का रिस्टोरेशन करने की बात कर रहा है। बेसिकली किसका पार्ट होगा? EU का यूरोपियन ग्रीन डील। क्या बोलता है वो? कि हमको नेट जीरो एमिशन कंट्रीज बनना है या यूनियन बनना है ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कब तक? 2050 तक।
तो उसी का एक पार्ट, ये उसी में एक रोल प्ले कर रहा है ईयू का नेचर रिस्टोरेशन प्लान। एम क्या है, एक बाइंडिंग रिस्टोरेशन टारगेट देना है और रिकवर करना है एटलीस्ट 20% ऑफ यूज लैंड एंड सी एरियाज बाय 2030 एंड ऑल इकोसिस्टम्स इन नीड ऑफ रिस्टोरेशन बाय 2050। ठीक है। फिर यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन एक और है, यूडीआर। इसमें क्या करना है कि सेट ऑफ की गुड्स जो कि ईयू मार्केट में प्लेस होंगे वो नो लॉन्गर कंट्रीब्यूट टू डिफॉरेस्टेशन, ईयू में भी और एल्सवेयर में भी। अगर ईयू के मार्केट में अगर आप कोई प्रोडक्ट रख रहे हो, सर्टेन प्रोडक्ट्स, तो उन प्रोडक्ट की वजह से ना तो ईयू में डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए ना बाहर डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट कैसे होंगे, पाम ऑयल, सोय, बीफ, कोकोआ, टिम्बर। ठीक है। वेटलैंड, कोस्टल एंड ओशन, हाई सीज ट्रीटी। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है साइनिंग ऑफ बीबीएनजे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट, हाई सीज ट्रीटी। ठीक है। अब हाई सीज क्या होते हैं? हाई सीज होते हैं कि एनक्लोज के हिसाब से, हाई सीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ सी दैट आर नॉट इंक्लूडेड, जो कि ईजेड में ना हो, टेरिटोरियल सी में ना हो, किसी के इंटरनल वाटर्स में ना हो, आर्किपेलेजिक वाटर्स में ना हो। ठीक है, वो हाई सीज हो गए। जो कि कॉमन कॉमन एरिया जो हो गया, जो किसी भी कंट्री का नहीं है। अनक्लोज ने डिमार्केट कैसे किया जोन्स? टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल, कंटिग्यूस जोन 24 नॉटिकल माइल्स, कहां से? बेस लाइन से। ठीक है। और कंटिग्यूस जोन जो होता है बफर जोन होता है, लिमिटेड सॉवरेनिटी होती है। फिर ईजेड आता है, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है बेस लाइन से। यहाँ पे कोई सॉवरेनिटी नहीं होती है, लेकिन इकोनॉमिक रिसोर्सेज से रिलेटेड आपका हक होता है, जैसे इसलिए नाम में इकोनॉमिक जोन है। ठीक है। ग्लोबल कॉमन्स, तो ये क्या हाई सी है, जो कि हम बात करते हैं ना, हाई सी ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, किसी एक को बिलोंग नहीं करता है, ये एवरीवन ओन्स इट। बीबीएनजे एग्रीमेंट है, ये है एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। ठीक है, जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन को, उसका कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज करना है। ट्रीटी किसके अंदर आएगी? अनक्लोज के अंदर आएगी। ये थर्ड इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट है अनक्लोज के अंदर। इससे पहले कौन से थे? इससे पहले थे कि 1994 पार्ट 11 इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, जिसमें एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। फिर 1995 यूएन फिश स्टॉक्स एग्रीमेंट है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेटरी फिश स्टॉक्स। ठीक है। अब ये 2023 में अडॉप्ट हुआ है और सिग्नेचर के लिए खुला हुआ है 2 साल के लिए। ये इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी हो। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है उसको स्पीयरहेड करेगा इसका इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से बहुत सारे, सीओपी है, फिर एक बॉडी है साइंटिफिक टेक्निकल, फिर एक क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म है, सब्जेक्ट मैटर कमेटी है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। ऐसे इतना काम का नहीं है, इसको एक बार रीड कर लो बस। और अब बीबीएनजे के 4 सब्सटेंशियल एलिमेंट्स क्या है, मेन चीजें क्या है? पहला तो है मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, इसके ऊपर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स होगी, जैसे सीबीडी में होता है ना, वैसे ही सेम यहाँ पे। दूसरा, क्या क्या मेजर्स लेने? एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स, जैसे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, आपने एक मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बना देगी, यहां तो और ज्यादा प्रोटेक्शन होगी। ठीक है। अभी सबसे बड़ा मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है? अंटार्कटिका का रॉस सी। फिर तीसरा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कुछ भी अगर कहीं भी आप कुछ जो एक्सप्लोर कर रहे हो या फिर जेनेटिक रिसोर्सेज को माइन कर रहे हो, लेकिन मेक श्योर करना है कि ईआई हो। ठीक है। फिर चौथा क्या? कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रांसफर ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी। टेक है, ईआई है, टूल्स हैं जैसे एमपीए है, और जेनेटिक रिसोर्सेज का इक्विटेबल एंड फेयर शेयरिंग है। फिर एनक्लोज क्या है? अनक्लोज एक इंटरनेशनल लॉ है फॉर लेजिटिमेट बिहेवियर ऑन यूज ऑफ सीज एंड ओशंस एवरीवेयर। ठीक है। 1982 में अडॉप्ट हुआ था, 94 में एनफोर्स हुआ था, और 170 स्टेट पार्टीज इसको एक्सेप्ट कर रही है, जैसे इंडिया के साथ साथ। ठीक है। और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी भी इसने ही एस्टेब्लिश करी है। अब कोरल ब्लीचिंग, तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल एटोल से बना हुआ है। अब यहाँ में स्पीशीज का नाम देख लो तो इतना समझ आएगा ये स्पीशीज होती क्या है। ठीक है, जैसे अक्रोपोरा म्यूक्रिनाटा, पोरिटस सिलेंड्रिका, फिर पोरिटस लुटिया पेवोना वेरिएंस, ये स्ट्रेस टॉलरेंट है, वो नहीं है ऊपर वाले। फिर गोवा में गोनियोपोरा है। अब कोरल से कोरल ब्लीचिंग आप बिल्कुल बेसिक्स एनवायरमेंट में पढ़ते हो कि इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स नाइडेरिया में बिलोंग करते हैं, अलग अलग होते हैं। हार्ड कोरल होता है, सॉफ्ट कोरल होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है माइक्रोसेफ एल्गी के साथ, जो जिसको जूजेंथली बोलते हैं। इसकी ग्रोथ कंडीशन क्या होती है? 23 से 29 डिग्री सेल्सियस।
सॉल्टी वाटर होता है 32 से 42 पीपीटी। फिर शेलो मरीन वाटर्स होता है ताकि सनलाइट मिलती रहे, स्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए। इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्टिविटी होती है। 25% ऑफ मेरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, कार्बन सिंक होता है वगैरह वगैरह। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, जब भी स्ट्रेस आएगा तो ये जो ये सिम्बायोटिक एल्गी को एक्सपेल कर देंगे और कंप्लीटली वाइट बन जाएंगे। तो 23-24 में प्रेजेंटली 23-24 को नेम दिया गया है 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट। ठीक है, इजी है काफी। क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, तो कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाई है नोटिफिकेशन ऑफ 1991 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। फिर कोरल स्पीशीज को शेड्यूल 1 में डाला गया है। फिर कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट है मिथानपुर, गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात मरीन नेशनल पार्क में, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और गुजरात फॉरेस्ट फाउंडेशन ने इसको 2008 में लॉन्च किया। फिर एक ये भी यूपीएससी क्वेश्चन हो गया, बायोरॉक टेक्नोलॉजी। ये कौन कौन सा है, जेडएसआई और गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि सक्सेसफुली रिस्टोर कर रहे हैं कोरल रीफ को गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है, अब ग्लोबली क्या है, एक इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है। 1994 में ये फाउंड हुआ था, कब, जब सीबीडी का पहला सीओपी था। ठीक है, और इंडिया इसका मेंबर है आईसीआरआई का। फिर वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटिव प्रोजेक्ट है। फिर एक कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म बाय जी20 का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, रिलेटेड न्यूज क्या है कि 300 आर्टिफिशियल रीफ डिप्लॉय करी गई है रामेश्वरम तमिलनाडु में, और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है वो भी इसको प्रमोट कर रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। तो याद रखना कि मत्स्य संपदा योजना के अंदर कोरल रीफ का भी रिजर्वेशन है, क्योंकि कोरल होगा तो फिर कोरल फिशरीज होगी, इसलिए। ठीक है, रामसर साइट्स जो हैं और नए वेटलैंड साइट हो गए हैं, तो इसमें 85 हो गया। अभी ये रामसर साइट्स आपको पता होनी चाहिए, इनकी कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स अगर कुछ है अलग से तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लेकिन नागियन नकती बर्ड सेंचुरीज बिहार मैन मेड है, जैसे मैन मेड है हमें पता होना चाहिए, बाकी जो कॉमन चीजें हैं वो मैंने कोई बात नहीं, लेकिन जो मैन मेड है तो पता होना चाहिए। और आईबीए से बोला है बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। फिर नंजारन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, तो इसमें कौन सा रिवर का ड्रेनेज आता है, नल्ला ड्रेनेज। ठीक है, फिर काजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, ब्रैकिश शेलो लेक है, ब्रैकिश, और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ठीक है, तमिलनाडु। फिर तवा रिजर्वर, तवा में ये कहाँ पे, सतपुरा टाइगर रिजर्व में। ठीक है, और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह ये सब आ रहा है पास में। और तवा और देनवा, ये दो रिवर, तवा एंड देनवा। ठीक है, अब अबाउट वेटलैंड्स, तो वेटलैंड क्या होता है कि एरिया पे सेचुरेटेड विद वाटर होता है। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं, 9 में से एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, जैसे 20,000 उससे ज्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करना। ऐसे 9 क्राइटेरिया, 9 में से एक भी अगर कर दिया तो वेटलैंड हो जाएगा। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं क्योंकि केवल 6% अर्थ का सरफेस होता है, लेकिन 40% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी होती है। किडनी क्यों, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं हैवी मेटल को और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को, तो फिल्टर आउट कर देते हैं और पानी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, रामसर कन्वेंशन क्या है, इंटर गवर्नमेंटल बोर्ड ट्रीटी है जो कि वाइज यूज ऑफ वेटलैंड की बात करता है। ये रामसर ईरान में अडॉप्ट हुआ था 1971 में, फोर्स में आया था 75 में, इंडिया इसका पार्ट बना था 1982 में। फिर इसके अंदर एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है जहाँ पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर जिसका चेंज हो चुका है, फिर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, जैसे लोकटक मणिपुर और केलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, ये दोनों उसमें है। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स का तमिलनाडु, उसके बाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब कुछ कुछ वेटलैंड साइट्स हैं जो कि न्यूज में है बोल रहा है, तो देख लो। पांगोंग सा लेक है, एंडोरिक लेक है जो कि लैंडलॉक्ड है। वर्ल्ड के हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, 1/3 ऑफ लेक इंडिया में, 2/3 चाइना में। चेंजेस कलर एट डिफरेंट टाइम्स, नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन, इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है। फिर एक कंवर लेक है, ये भी यूपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, ये बूढ़ी गंडक है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बूढ़ी गंडक है। बिया करे रिवर है, बिहार फर रामसर साइट है, और फ्रेश वाटर नेचुरल, अब ये फ्रेश वाटर है ना, ये रिवर्स आ रही है। सुंदरबन है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। ये हेरिटेरिया फॉर्म्स जो है इसको सुंदरी बोलते हैं, यहीं से सुंदरबन बना है नाम उसका, ये याद रखना है ना। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर का। फिर पुलिकट लेक है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे रहती है, ये इस जगह, ये पुलिकट लेक। सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है इंडिया में, चिलिका के बाद में। और श्रीहरिकोटा सेपरेट करते हैं लगुन को बे ऑफ बंगाल से, श्रीहरिकोटा भी यहीं पे ही है। रिवर कौन सी आ रही है, कलंगी और अरानी। और क्या मिलते हैं, फ्लेमिंगोस मिलते हैं। इजी है, कुछ ज्यादा ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर एक शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं अटल मिशन अमृत स्कीम के अंदर, तो ऐसा जितना कुछ खास काम का नहीं है। फिश में भी इतना कुछ काम का नहीं है। प्लैंकटन क्रैश, अब ये नॉक्टिलुका सिंथलिन्स जो होते हैं ना, ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ये रेड में टर्न हो जाते हैं अगर व्हेन इन लार्ज नंबर एक्सपीरियंस है क्रैश, कोई क्रैश एक्सपीरियंस करते हैं लार्ज नंबर में आ जाते हैं, और ये रिलीज करते हैं कलर्ड पिगमेंट फ्रॉम देयर सेल्स। ठीक है, अब ये जो पिगमेंट होता है, स्ट्रेस में आया, क्रैश हुआ, ये उसके बाद कलर्ड पिगमेंट रिलीज करा, तो ये
रॉक और सी फ्लोर पे स्टिक कर जाएंगे तो एक बायोफिल्म की लेयर बन जाएगी, इससे फिर रेड टाइड आती है। ये क्रैश क्यों होता है? जब इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, CO2 नहीं मिलता है, तो ये क्रैश होता है। ठीक है। अब गैप लिमिटेशन, गैप लिमिटेशन क्या है कि स्मॉल प्रेडेटर्स कैन ओनली ईट स्मॉल प्रे, कि भाई प्रेडेटर जो स्मॉल है, मुंह उसका छोटा सा है और तुम खिला उसको इतना बड़ा रहे हो तो खा नहीं पाएगा ना। साइज ऑफ प्रेडेटर्स माउथ ऑफ गेप, वो उसको गेप लिमिटेशन है। इजी है, बस थोड़ा सा याद रखना है गेप क्या है। मेगाफोना मतलब 50 किलो से ऊपर है तो मेगाफोना, फालतू की चीज। स्ट्रोमेटोलाइट्स, ये माइक्रोबियल कम्युनिटीज हैं जो कि एसोसिएटेड विद लेयर्स ऑफ रॉक, इनकी वजह से ही ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ था। ठीक है। ये हार्श कंडीशन में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स, ये पता होना चाहिए। ठीक है। फिर ईडीएनए, ईडीएनए क्या होगा? वो डीएनए जो एनवायरमेंट सेलुलर मटेरियल जो भी शेड करते हैं, जैसे हम स्किन शेड करते हैं ना रेगुलरली, उसकी वजह से जो डीएनए मटेरियल एनवायरमेंट में आ जाता है उसको बोलते हैं ईडीएनए। इतना सा है। ठीक है। स्पीशीशन, स्पीशीशन क्या होता है कि लीनियज स्प्लिटिंग इवेंट, कि मतलब एक स्पीशी, दोनों एक ही स्पीशी होती है कॉमन, लेकिन किसी न किसी कारणवश से वो धीरे धीरे चेंज होती जाती है और दोनों अलग अलग स्पीशी बन जाती है। जैसे प्रोड्यूसेस 2 और मोर स्पीशीज, जैसे अभी अलग अलग टाइप है, एलोपेट्रिक, पेरिपेट्रिक, पैरापेट्रिक, सिम्पेट्रिक। ठीक है। जैसे एलोपेट्रिक जो है वो, उसमें क्या है कि ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन से होता है, आइसोलेट हो गया। पेरिपेट्रिक में क्या होगा? एक छोटी पॉपुलेशन एज एज पे चली जाएगी, इस वजह से हो जाएगा। पैरापेट्रिक में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होता है, लेकिन तो कंटिन्यूस धीरे धीरे चेंज होते 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 एंड में चेंज हो जाता है। सिम्पेट्रिक मतलब क्या होता है कि एक रेंज ऑफ एंसेस्ट्रल स्पीशीज बन जाती है, जैसे एशियन लायन, बंगाल टाइगर, इसमें फिर सिम्पेट्रिक स्पीशीशन हुआ। फिर बायोल्यूमिनेसेंस, इसमें ल्यूमिनेसेंस क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइट एमिट करता है। ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है एंजाइम कैटेलाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। इसमें 2 केमिकल चाहिए होते हैं, लूसीफेरन एंड लूसीफेरेसिस या प्रोटोप्रोटीन। स्पेक्ट्रल रेंज जो होती है इसकी ब्लू टू रेड लाइट होती है। कौन कौन सी स्पीशीज बायोल्यूमिनेसेंस करती है? स्पॉन्ज, जेलीफिश, हैचेड फिश, वॉर्म्स, सी वॉलनट्स, फायरफ्लाइज, फंगाई, बैक्टीरिया, डीप सी स्प्रिंट्स। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ये बेसिकली करते हैं क्यों है? ये केवल कैमोफ्लेज देने के लिए, ताकि प्रेडेटरी एनिमल्स इनको ना मार सके। बेसिकली इतना सा काम है इनका। ठीक है। फैक्ट्री फार्मिंग को लाइफ स्टॉक को रेस करना है, ये सब है। ठीक है। फिर वुडी एनक्रोचमेंट क्या है? मतलब ट्रीज और शब्द जो हैं जहाँ पे नहीं होने चाहिए वहां पे भी अगर आ गए तो वुडी एनक्रोचमेंट हो गया। अब ग्रीन वाटर क्या होता है? ये मॉइस्चर इन सॉइल एंड वेजिटेशन होता है ग्रीन वाटर। सिंपल सी बात है, नाम में ग्रीन आता है, ग्रीन समझ आ रहा है ग्रीन क्या होगा। ठीक है। और उसके बाद ब्लू वाटर क्या होगा? जो सरफेस वाटर ग्राउंड लेक सी वगैरह में होगा वो तो अपना ब्लू वाटर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ एक बड़ी बात नहीं है, सब इजी है। अबे ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में? ठीक है। अबे साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, नाम में क्या है? ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, फ्लोरा एंड फोना, तो बस नाम से समझ जाना है। फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल, ये लीगली बाइंडिंग, ये याद रखना है क्या है, लीगली बाइंडिंग है। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीशीज वर्ल्ड में वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, बहुत बेसिक है, मतलब याद करने की कुछ जरूरत भी नहीं है। 63 में ड्राफ्ट हुआ था, 75 में ये फोर्स में आया था। 184 पार्टीज है, इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? 3 अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3। 1 में क्या होता है? जो कि लिटरली थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन है, वो स्पीशीज आती है, और इंटरनेशनल ट्रेड उसमें प्रोहिबिट ही कर देते हैं। अपेंडिक्स 2 में क्या होता है? जो कि करंटली थ्रेटन नहीं है, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड ट्रेड चलता रहा तो फिर उसके अंदर इश्यू क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए फिर इनका थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। तो एक एक्सपोर्ट परमिट या री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है सब करने के लिए, क्योंकि ध्यान से होता है कि ये अपेंडिक्स 2 वाली चीजें अपेंडिक्स 1 में ना चली जाए। फिर अपेंडिक्स 3 ये होता है कि एक पार्टी रिक्वेस्ट करती है कि आप इसका अनसस्टेनेबल इलीगल एक्सप्लोटेशन रोको, तो फिर दूसरी कंट्री बोलती है हाँ ठीक है हम रोकेंगे, वो अपेंडिक्स 3 में आता है। फिर इसकी एक साइट्स क्रॉस रोजवुड याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइट्स आ रहा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट है, वाइल्ड लाइफ है और ट्रेड है, तो क्या आएगा? साइट्स। दूसरा आ रहा है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ठीक है। तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। अब कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात कर रहा है तो कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज की बात करेगा। फिर 1948 में बना है, इसमें गवर्नमेंट, NGO, रिसर्च वगैरह सब आते हैं। IUCN की ग्रीन लिस्ट आती है जो कि इफेक्टिव कंजर्वेशन एरियाज के बारे में बताती है। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है जो भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म देता है कंजर्वेशन डायलॉग के लिए, और नेचर बेस्ड सोल्यूशन की जो बात करता है वो IUCN बात करता है। फिर रिपोर्ट्स इसकी एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन, ये भी ठीक है। प्रोटेक्शन प्लेनेट रिपोर्ट है इसकी एक, और एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट है इसकी। ठीक है। अगला है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। ठीक है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड, इसका ये देख लो। ठीक है।
फिर इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नियरली 100 कंट्रीज में काम कर रही है। 1961 में एस्टेब्लिश होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और आईयूसीएन हेडक्वार्टर पे इन मॉर्जेस, स्विट्जरलैंड। ठीक है, फिर रीनेम करा इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इन 1985। ठीक है, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया बना था चैरिटेबल ट्रस्ट में 1969 में। 61 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बना, 69 में WWF इंडिया बना, फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बना 1985 में। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनको हम अलग से पढ़ना है। आईयूसीएन हो गई, IPBES हो गई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो गई, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इनको हमको अलग से पढ़ना है, सोचे हम याद कर सके कौन सा लीगली बाइंडिंग है, कौन सा नहीं है, कौन सा इंटरगवर्नमेंटल है, कौन सा NGO है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन सबको हमको अलग से पढ़ना है। ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मिस कर देंगे वो चीजें हम। बट एक बार यहाँ पढ़ लो, उसके बाद वहां अलग से पढ़ना है इसको। ठीक है, फिर एक लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है इसकी। हाँ ठीक है, और ये था एक अर्थ आवर भी चलाता है, 2007 से चल रहा है। एक लाइट्स ऑफ मूवमेंट है, सिडनी में चालू हुआ था, मार्च के आसपास यहाँ पे बंद कर देते हैं लाइट। ठीक है, एक घंटे आधे घंटे के लिए। फिर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या है, इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये NDCs होते हैं हर कंट्री के, और इनको ना पेरिस एग्रीमेंट में बात की गई कि सबको अपने अपने NDC एस्टेब्लिश करने और अपडेट करने हर 5 साल में। तो पहले NDC हमारा आया 2015 में, फिर हमने अपडेट किया 2022 में। क्या चेंजेस हुए? पहले जो था हमारा कि एमिशन इंटेंसिटी जो है 2005 के लेवल से 33 से 35% कम करनी है, और अपडेटेड में क्या है 45% से कम करनी है। हम 33% ऑलरेडी कर चुके हैं 2005 से 2019 में ही। फिर नॉन फॉसिल फ्यूल बेस हमको 40% एनर्जी लानी है, लेकिन अपडेट हमने 50% कर दिया। क्यों? क्योंकि 43.8% तो हम 2023 में ही ऑलरेडी ही कर चुके। फिर कार्बन सिंक जो है हमको 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 बनाना था, और ये सेम है 2015 के हिसाब से। फिर हमने अपडेटेड NDC के अंदर मास मूवमेंट फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये भी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, इंडिया के 5 गोल्स क्या है, जो कि COP26 ग्लासगो में मोदी जी ने बोले थे, क्या 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बनानी है हमको 2030 तक। 50% जो एनर्जी है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से आनी चाहिए। ठीक है, बाय 2030 तक। कार्बन एमिशन का इंटेंसिटी जो है 1 बिलियन टन से कम करना है 2030 तक। फिर कार्बन इंटेंसिटी जो है 45% से कम करनी है 2030 तक। ठीक है, फिर नेट जीरो हमको बनना है 2070 तक। ये पांचों हमें याद होनी चाहिए अच्छे से। ये तो फिर एक होता है इंडिया का लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, LTLCDC। ठीक है, तो ये भी इंडिया ने अभी सबमिट कर दिया था रिसेंटली। ये लॉन्ग टर्म विजन दिखाता है आपका। ठीक है, क्या क्या बात है जिसमें रिन्यूएबल पावर प्लांट की बात करिए, ट्रांसमिशन ग्रिड को अपग्रेड करने की बात करिए, और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात करिए। ठीक है, अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड कन्वेंशन इनिशिएटिव। ठीक है, COP29 ये अभी हुई है UNFCCC की COP29 बाकू अजरबैजान में, और ये एंड हुआ है बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट से। ठीक है, COP30 होगी बेलेम ब्राजील में। पहली COP मीटिंग हुई थी बर्लिन जर्मनी 1995 में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन हमें वही चीजें याद रखनी है जहां से हमें लगता है क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक बाकू फाइनेंस गोल है, तो इसमें चेंज कर दिया कि फाइनेंस को ट्रिपल करना है अपने को, जो कि पेरिस में था ना, उससे अपने को ट्रिपल करना है। ठीक है, तो ये बात करिए 300 बिलियन की एनुअली बाय 2035। पहले हमारा 100 बिलियन ही था पेरिस में, और हमको 1.3 ट्रिलियन डॉलर एनुअली 2035 तक करने मोबिलाइज फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज। ठीक है, अब कार्बन मार्केट जो कि आर्टिकल 6 में आता है, इसके रूल्स फाइनलाइज कर दिए गए हैं, और एक ट्रांसपेरेंसी का एक एनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क जो बनाया है। ठीक है, इतना कुछ काम का नहीं, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, इतनी काम की नहीं है प्री स्पेसिफिक। एक हमें याद रखना है कि COP21 2014 में लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर आया था, जहां पे इस पूरे कन्वेंशन पेरिस एग्रीमेंट में हम जेंडर कंसिडरेशन अलग से ध्यान रखेंगे। तो ये लीमा वर्क है, ये कभी भी आ सकता है क्वेश्चन, ये याद रखना है। इसको भी 10 साल हो गए। ठीक है, फिर इश्यूज क्या है, डेडलॉक हो गया मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम के ऊपर, ये भी ठीक है। फिर UNFCCC क्या है, 1992 में अडॉप्ट हुआ था, अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में एंटर हुआ फोर्स में 1994 में, हेडक्वार्टर क्या है बॉन जर्मनी। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेबलाइज करना है ग्रीन हाउस गैस को। पार्टीज कितनी 198, इंडिया को इंक्लूड करते हुए। फिर के एग्रीमेंट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 का, जहां पे GHG एमिशन रिड्यूस करने की बात की गई थी। और पेरिस एग्रीमेंट जो है, लेकिन ये बाइंडिंग कमिटमेंट से किसको, केवल डेवलप्ड करने नेशन। फिर पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ 2015 से, यहाँ पे आपने बोला कि 2 डिग्री से ऊपर तो नहीं बढ़ने देना है, और हमको एम करना है कि 1.5 डिग्री से ऊपर भी नहीं बढ़े। ये पेरिस की बात है।
अब और क्या इनिशिएटिव लॉन्च हुए COP29 में? एक मिथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट को भी कम करना है। ये किसने किया? UNEP और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन में। इसमें इंडिया पार्ट नहीं है, ठीक है। इंडिया इसमें इसलिए इसमें पार्ट नहीं है क्योंकि मिथेन जो है हमारे राइस से काफी मिथेन निकलती है और राइस पे हम काफी फूड डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारी जो फार्मिंग इंडस्ट्री है उससे भी मिथेन काफी निकलती है, डेयरी सेक्टर, ठीक है। तो इसको हमें सडनली मिथेन इतना कम करना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। तो इसने सपोर्ट किया है। 2021 में ग्लोबल मिथेन प्लेज आई थी COP26 में, हमने इसको भी नहीं करा था, ठीक है। फिर स्टोरेज एंड ग्रिड का प्लेज है COP29 में, जिसमें 1500 गीगावाट एनर्जी स्टोरेज बनानी है हमको। फिर एक ग्रीन एनर्जी प्लेज है, ग्रीन एनर्जी जोन्स है, जो कि यूनेडो, UNEC, यूएनएसकेप में है, ग्रीन एनर्जी जोन्स बनाने की बात कर रहे हैं। फिर एक हाइड्रोजन डिक्लेरेशन है, जिसमें क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात करी, नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है। बाकी इतने काम के नहीं है। फिर एक ये 1.5 डिग्री की पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन क्लाइमेट ट्रांजिशन, ठीक है, पैक्ट करके, याद रखना है पैक्ट, इसी क्योंकि एक बार पेज करके आया हुआ था जो 2012 में सबमिट हुई थी, उसमें आया था। तो ऐसे पैक्ट है 1.5 डिग्री पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन क्लाइमेट ट्रांजिशन, ठीक है, ये UNDP, ठीक है। और कोलेब्रेशन, ये कोई भी ये भी क्या है? ये कोलेब्रेशन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट है, जहाँ पे 1.5 डिग्री अलाइन NDC हमको बनाना है 2025 तक। 2025 तक हम सारे ऐसे NDC हों जो कि 1.5 डिग्री के गोल से अलाइन करें। और क्या इनिशिएटिव है? एक ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस है UAE का, ठीक है, जहाँ पे आपको डबल करनी है एनर्जी एफिशिएंसी 2030 तक। फिर हाइड्रो फॉर नेट जीरो LAC इनिशिएटिव, हाइड्रो लिखा है तो इसे ध्यान रखना, हाइड्रो पावर है, ठीक है। फिर ग्लोबल अलायंस फॉर पम्प्ड स्टोरेज, ठीक है, पम्प्ड स्टोरेज की बात करिए। फिर इंडिया क्या है? तो COP29 में इंडिया ने क्या किया है? तो इंडिया ने ही प्रपोज किया है ये वाला कि 1.3 ट्रिलियन गोल एनुअली करना है हमको, ठीक है, और 600 बिलियन आएगा ग्रांट वगैरह से, ठीक है। उसके बाद एक ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करिए, जो फॉलो अप मैकेनिज्म है ना ग्लोबल स्टॉक टेक का, उसको हमने अपोज किया है, ठीक है। अब ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे कंट्रीज ये देखती है क्या वो कलेक्टिवली प्रोग्रेस कर रही नहीं कर रही है टुवर्ड्स मीटिंग द गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट वंस एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में वो देखती है क्या वो जो बेसिकली हर 5 साल में चेक करना है कि हम प्रोग्रेसिव पाथ पे है या नहीं, सही पाथ पे है या नहीं, और करना जरूरी भी है। तो इसके अंदर इंडिया ने बोला है कि अपोज द यूज ऑफ थर्ड पार्टी डेटाबेस सपोर्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाकू रोड मैप, ठीक है। अब एक लीड IT मीट है जो हमने पहले पढ़ी है, इसको को होस्ट करी है स्वीडन के साथ, और एक इंडिया स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप भी है ITP, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या है? कार्बन मार्केट है। ऐसे उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको लगे तो आप देख लो इसके अंदर कि कार्बन मार्केट का ट्रेडिंग सिस्टम है जहाँ पे एंटिटीज बाय कर सकती है कार्बन क्रेडिट टू ऑफसेट देयर GHG, की ज्यादा अगर GHG उन्होंने छोड़ दी है तो दूसरे जिसने कम छोड़ी है उससे आप बाय कर लो। कार्बन ट्रेडिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, ठीक है। अब ये दो मैकेनिज्म है, एक मार्केट बेस्ड है, एक नॉन मार्केट बेस्ड है, ठीक है। और मार्केट बेस के अंदर एक ही वर्ड याद कर लो बस, इंटरनेशनल ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम्स, ठीक है। ये याद रखना है कि हमको आर्टिकल 6 के अंदर है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें काम का प्री स्पेसिफिक। फिर क्लाइमेट फाइनेंस है, तो डेवलपिंग कंट्रीज आर डिसअपॉइंटेड विद द एनहांस न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, है ना, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, इससे डिससेटिस्फाइड है डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ये प्रपोज हुआ था COP21 में फॉर सेटिंग ए न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल पोस्ट 2025 फॉलोइंग द अनमेट 100 बिलियन एनुअल टारगेट सेट इन 2009 में हमने एनुअल टारगेट सेट किया था 100 बिलियन का, तो वो हमें रीच नहीं किया। तो COP21 में एक न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल बनाने की बात करी थी 2025 के बाद में, ठीक है। अब की फैक्ट्स क्या है कि 90% क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो मिटिगेशन को जाता है, ऐसे UNDP बोलती है, और 94% जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो डेट इक्विटी के थ्रू आ रहा है, रिटर्न सीकिंग, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड ये बना था COP27 इजिप्ट में, और ऑपरेशनलाइज हुआ COP28 दुबई में। फिर एक ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये बना था COP16 2010, 100 बिलियन पर ईयर 2020 तक की जो करने की बात थी इसमें। फिर एक एडेप्टेशन फंड है, ये बना था 2001 में, इसमें 5% शेयर जाता है मार्केट बेस्ड UNFCCC मैकेनिज्म से। फिर एक स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, ये भी 2001 में बना था COP7 में, इसका जो एडमिनिस्टर करता है GEF करता है। फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड है, ये भी 2001 में बना था, और ये भी GEF करता है। तो ये 3 फंड बने थे 2001 में, ठीक है।
ठीक है, ये 2010 में। वे फंड फॉर रेस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज तो कुछ नहीं है, ये एस्टेब्लिश हुआ 2010 कॉप 27 में, यूएफसीसीसी, शर्म अल शेख इजिप्ट, और इसका होस्ट कंट्री फिलीपींस से, इतना कुछ काम करनी है। फिर जीएफ क्या है? जीएफ ये भी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है। ये पार्टनरशिप 18 एजेंसीज हैं, एस्टेब्लिश हुआ 1992 में रियो अर्थ समिट में, और इसने जीएफए काउंसिल की भी कुछ मीटिंग हुई है, तो उसमें क्या क्या किया है इसने कि एक प्रोजेक्ट जैसे ग्रेट ग्रीन वॉल हो गया, जो कि सहेल रीजन ऑफ अफ्रीका को कंजर्व करना चाह रहा है, ठीक है, रिस्टोर करना चाह रहा है। फिर सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये 20 कंट्री का प्रोग्राम है जो कि अर्बन सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन कैटलाइज करना चाह रहे हैं। फिर एक ये इंडिया के भी 2 प्रोजेक्ट है, जैसे एक प्रोजेक्ट है कोहेबिटेट, इसमें क्या करना है कि आपको कंजर्वेशन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड करना है टू सिक्योर द पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज अलोंग सेंट्रल एशियन हाईवे, ठीक है, कोहेबिटेट, नाम से समझ आ रहा है, कोहेबिटेट, ठीक है। अब ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है, ये 5 कन्वेंशन को फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, यूएनएफसीसीसी, सीबीडी, सीसीडी, स्टॉकहोम जो कि पीओपी के लिए है, और मिनामाटा मर्करी के लिए, ठीक है। जीएफ का ट्रस्टी कौन है? वर्ल्ड बैंक है, 186 कंट्रीज हैं, इंडिया भी है, सेक्रेटरीट इसका वॉशिंगटन डीसी यूएस में है। उसके अलावा इसके और इनिशिएटिव्स एंड फोकस एरिया क्या है? ये स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम है, एसजीपी, फिर लीज डेवलप कंट्रीज फंड है, एलडीसीएफ, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, एससीसीएफ, प्लेनेट गोल्ड है जो कि मर्करी रिड्यूस करने की बात करता है फ्रॉम आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग। तो एक ब्लू नेचर अलायंस है जो कि ओशन एंड मेरिन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बात करता है, ठीक है। ये दोनों तो अभी हमने ऊपर देखे ही थे, ठीक है। फिर एक अंटार्कटिक ट्रीटी है, तो 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड 26 कमिटी ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंक्लूडेड इन इंडिया, ठीक है। ये किसने होस्ट करी है? ये होस्ट करी है एनसीपीओआर ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये बॉडी, ठीक है। और ये एनसीपीओआर एस्टेब्लिश हुआ था एज एन ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन 1998, ठीक है। अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है? अंटार्कटिक ट्रीटी साइंड इन वॉशिंगटन 1959 बाय 12 कंट्रीज एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1961। और फिर इसके मेंबर्स कितने? 57 मेंबर्स हैं, जिसमें 29 तो कंसल्टेटिव पार्टीज हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है। इंडिया एक कंसल्टेटिव पार्टी है सिंस 1983, ठीक है। और कौन सा एरिया है? जो भी 60 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड साउथ लेटीट्यूड के नीचे, वो सारा एरिया इसके अंदर आता है, ठीक है। और इसके और काम क्या है? प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, वो सारी चीजें हैं, तो कुछ नहीं है। अदर एफर्ट्स ऑफ सेफगार्ड अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिक सील्स 1972, फिर दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज 1982 रेटिफाइड बाय इंडिया। फिर तीसरा प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिक ट्रीटी, मैड्रिड प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, 1999 साइंड बाय इंडिया, ये साइंड बाय इंडिया, रेटिफाइड बाय इंडिया, ठीक है। 72, 82 और 91। फिर इंडिया अंटार्कटिक इनिशिएटिव, एक अंटार्कटिक एक्ट आया अभी रिसेंटली 2002 में, 2022 में सॉरी। और रिसर्च स्टेशन है हमारे, दक्षिण गंगोत्री 1983 पहला रिसर्च स्टेशन था, और अभी ऑपरेशनल कौन सा है? मैत्री 1989 और भारती 2022। गंगोत्री, मैत्री, भारती। मैत्री 2 अनाउंस किया गया है एटीसीएम 46 के अंदर, अभी रिसेंटली जो ये टीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई है 46 वाली में, ठीक है। और क्या इनिशिएटिव है न्यूज में? तो एक क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर नेटवर्क है, सीटीसीएन, इसकी 10th एनिवर्सरी है। इसका हेडक्वार्टर है कोपनहेगन, डेनमार्क में, 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये टेक्नोलॉजिकल आर्म है, इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म है यूएनएफसीसीसी का, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन है? सीटीसीएन, याद रखना है। यूएनएफसीसी का टेक्नोलॉजी कौन करता है, क्या संभालता है? सीटीसीएन। होस्ट कौन करता है? यूएनईपी, ठीक है। फिर क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अनवील्ड बाय क्लाइमेट प्रॉमिस 2025। इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफर ऑफ सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज ऑन एनडीसी, ठीक है, तो कुछ खास नहीं है। फिर ग्रीनिंग एजुकेशन है कि आप अपने एजुकेशन के अंदर जो ग्रीन मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड आप बताओगे, करोगे, अंडरस्टैंडिंग लाओगे। इसके 2 न्यू टूल्स है, ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस एंड ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप। तो किसने लॉन्च किया? यूनेस्को। एजुकेशन है तो यूनेस्को। फिर क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव किसने रिलीज? ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस इन 2024, ठीक है। तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव क्या है? इंडिपेंडेंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 2009 में बनी थी। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने क्या निकाला है? ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस ड्यूरिंग इसके साथ साथ, कुछ इतना खास का नहीं है, ये भी इतना खास का नहीं है, खास नहीं है। फिर नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट स्टडीज, नाइस प्रोग्राम, ठीक है। तो नाइस प्रोग्राम 2012 में आया था, किसने बनाया? इसरो ने,
डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने और दूसरी मिनिस्ट्रीज ने, कि किसमें आता है, नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज में। इसका काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जनरेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ असेंशियल लॉन्ग टर्म असेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल्स। ठीक है, नाम देखो क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट स्टडीज। इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, बस इतनी सी चीज। बस ये किसका है, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड अदर मिनिस्ट्रीज। ठीक है, किसमें आएगा, नेशनल एक्शन प्लान फॉर NAPCC। फिर ये नेशनल इंटरनेशनल नेटवर्क, नाम में क्या नेटवर्क है, इंटरएक्ट। क्या है, नेटवर्क फॉर टेरेस्ट्रियल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन द आर्कटिक। तो इंटरएक्ट इज ए प्रोजेक्ट ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ रिसर्च स्टेशन फोकस्ड ऑन आर्कटिक एंड सराउंडिंग रीजन। ठीक है, नेटवर्क ऑफ रिसर्च स्टेशन है। फंडिंग क्या है, EU। फिर 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज, MYAC, 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज। ये इज प्रोमोटेड बाय द वन यूनाइटेड क्लाइमेट लर्निंग पार्टनरशिप UNCC लर्न। ये इतना काम का नहीं है, इसमें 10 से 30 ईयर का यूथ जो है वो एनकरेज करते हैं उसको सस्टेनेबल फ्यूचर में काम करें। 4 SDG पे काम कर रहे हैं, 6, 12, 13, 15, 36 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है। ठीक है, तो 1 मिलियन यूथ की बात करें, 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, SDG से रिलेटेड। फिर क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्टेशन है, अब इसमें ग्रीन क्रेडिट है। तो ग्रीन क्रेडिट क्या होता है, एक सिंगुलर यूनिट ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइडेड फॉर ए स्पेसिफाइड एक्टिविटी delivering positive impact on environment. They can be traded on a dedicated exchange similar to carbon credit. बेसिकली बात क्या है कि ग्रीन क्रेडिट क्या एक सिंगुलर यूनिट है, ताकि आप एक इंसेंटिव दे रहे हो इस पे कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, और वो एक्टिविटी कैसी होगी, जो कि एनवायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रही होगी, और फिर इनको आप ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे ग्रीन क्रेडिट, और इससे पहले हमने एक बार सुना हुआ है कार्बन क्रेडिट। ठीक है, अब ग्रीन क्रेडिट क्या होता है, ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इस प्रोग्राम को लाया गया है। बेनिफिट करती है इंडिविजुअल और कम्युनिटीज को। कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है ये आई थी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर 2001 के अंदर। ठीक है, और ये बेनिफिट करती है मोस्टली इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेशन को। ठीक है, और GCP का एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो कौन है, ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, और कार्बन मार्केट और कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, तो एक है CCTS, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023। ये लाए थे एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के अंदर, जहां पे इसने इंडियन कार्बन मार्केट को 2 मैकेनिज्म में तोड़ा, कंप्लायंस मैकेनिज्म जो कि मैंडेटरी है, और ऑफसेट मैकेनिज्म जो कि वॉलंटरी है। ठीक है, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट क्या है, पेड स्कीम। इसमें क्या करा था कि जो भी इंडस्ट्री अपने टारगेट से एक्सीड कर रही है अगर, तो उनको फिर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि शॉर्ट हो जाएगी अपने टारगेट से। और एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। इसमें क्या था कि आपको रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन दे दिया जाता है कि इतना % तो आपको रिन्यूएबल बाय करना ही करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जिसके पास है उसको आप फिर ये सर्टिफिकेट दो, रिन्यू खरीद के, और सर्टिफिकेट दो उसको, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, क्योंकि आपको ऑब्लिगेशन डाल देता है कि इतना % एनर्जी आपको रिन्यूएबल लेनी ही लेनी है। ठीक है, अब ग्रीन वॉशिंग, अभी अलग अलग वर्ड है, वर्ड पढ़ के समझ जाओगे, सही से मीनिंग निकालोगे तो याद करने की जरूरत नहीं। हश, ग्रीन हशिंग, हश करना मतलब अंडर रिपोर्ट करना, छुपाना। ग्रीन रिंजिंग, रिंजिंग करना मतलब जब कंपनी रेगुलरली अपने ESG टारगेट ही चेंज कर देती है बिफोर अचीविंग देम। ठीक है, फिर ग्रीन लेबलिंग, कि आपने लेबलिंग ही गलत कर दी, कि अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट को ग्रीन या सस्टेनेबल बना दिया। फिर ग्रीन लाइटिंग, ग्रीन लाइटिंग मतलब कि आपने किसी भी कंपनी के ग्रीन फीचर को तो हाईलाइट कर दिया और जो उल्टे काम कर रहा है उसको छिपा दिया, ग्रीन लाइटिंग। ग्रीन शिफ्टिंग, ग्रीन शिफ्टिंग मतलब आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे शिफ्ट कर दी, कि रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल दे दी, कंज्यूमर को दे दिया। ग्रीन क्राउडिंग, ग्रीन क्राउडिंग मतलब जब आप एक बड़े ग्रुप के अंदर छुप जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ग्रुप है एंड प्लास्टिक वेस्ट ग्लोबल अलायंस है ना, एंड प्लास्टिक ग्लोबल अलायंस, इसके जो मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड के 20 लार्जेस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रीन क्राउडिंग। ठीक है, इजी है, कुछ खास चीज नहीं, बस इतने जानने का है इसमें। फिर ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए और कौन से स्टैंडर्ड्स, कौन से इनिशिएटिव इंडिया में, तो BIS हमको पता है, इको लेबलिंग होती है इसमें। फिर ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट है एक CSC का, जहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रेट किया जाता है। फिर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग की रेटिंग की जाती है। फिर सेबी का BRSR है, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इसमें टॉप 1000 कंपनीज को आपको रिपोर्ट करने पड़ता है आपकी ESG मैट्रिक्स में। फिर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है कि गलत एडवर्टाइजिंग नहीं होनी चाहिए। फिर ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट है, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क टू डेवलप ए टूल टू हेल्प रेगुलेटर्स टैकल ग्रीन वॉशिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है पार्टिसिपेंट है। ठीक है,
फिर डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, DAC+S प्लांट। तो डायरेक्ट एयर कैप्चर की बात कर रहा है कि देख सिंपल देखो, एक फैंस ड्रो इन द एयर आएगा, फिर एयर फिल्टर होगा तो CO2 फ्री एयर को रिलीज कर देगा, तो यहाँ से जो एयर जाएगी, फिल्टर इज हीटेड टू रिलीज द कैप्चर्ड CO2, तो सारी CO2 इधर आ जाएगी, फिर भी रिलीज CO2 फ्री एयर उधर चली जाएगी, तो आपने डायरेक्ट एयर से ही कैप्चर कर लिया। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट DAC+S प्लांट जो है वो ऑपरेशन चालू हो गया आइसलैंड में। ये करता है कि CO2 डायरेक्ट कैप्चर करता है, ये कार्बन कैप्चर से अलग है, क्योंकि कार्बन कैप्चर जो होता है पॉइंट ऑफ एमिशन पे होता है, ठीक है। CO2 तो मिथेनॉल कन्वर्जन है, इंडिया फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट पुणे महाराष्ट्र में बनाया गया है, बाकी जैसे खास है नहीं। फिर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज है, कार्बन कैप्चर करो, उसमें जो यूटिलाइज होता है यूटिलाइज करो, और जो एक्स्ट्रा है उसको फिर स्टोर कर दो अंदर डाल के, तो ईजी है, कुछ खास नहीं। फिर ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। अब टग क्या होता है? टग होता है क्लास ऑफ बोट होती है जो कि मेगा शिप्स को पोर्ट में अंदर लाने या ले जाने में हेल्प करती है, तो वो जो शिप है उसका वो ग्रीन करना है ट्रांजिशन पूरा, ठीक है। फिर ग्लोबल क्या है? रिवाइज ग्रीन हाउस गैस स्ट्रेटेजी बाय IMO। फिर ग्रीन वॉयस 2050, डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना ताकि एमिशन कम करे वो शिप से। फिर इंडिया में सागरमाला इनिशिएटिव है जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट है और ग्रीन पोर्ट्स बनाने की बात कर रहे हैं। फिर इंडिया का एक मेरीटाइम विजन है 2030 तक ग्रीन पोर्ट्स एंड ग्रीन शिपिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर टर्म्स इन न्यूज में कार्बन फार्मिंग है, अबाउट कार्बन फार्मिंग। कार्बन फार्मिंग क्या है? रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस हैं, इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड रिस्टोर इकोसिस्टम। कार्बन फार्मिंग नाम में कार्बन है, कार्बन की फार्मिंग करनी है, मतलब कार्बन डालना है। की इनिशिएटिव कार्बन फार्मिंग क्या क्या इनिशिएटिव इसको सपोर्ट कर रहे हैं? 4/1000 इनिशिएटिव। इसमें क्या करते हैं कि आपको स्टेक होल्डर्स को एंगेज करते हैं ट्रांजिशन टुवर्ड्स रीजनरेटिव प्रोडक्टिव एंड हाईली रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है। 4/1000 तो एग्रीकल्चर से रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, और ये लॉन्च हुआ था UNFCCC COP21 2015 पेरिस में, ठीक है। फिर वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड इनिशिएटिव क्या है? केनिया एग्रीकल्चर कार्बन प्रोजेक्ट, इतना कुछ खास नहीं है। फिर इंडिया में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने निकाली थी, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है। फिर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, तो कजान डिक्लेरेशन जो है जो कि ब्रिक्स ने अडॉप्ट किया है, उसने रिजेक्ट कर दिया CBM को, बोला कि डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। तो और इनिशिएटिव क्या है EU के? तो एक नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट है, फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है GCCA, इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन, और 2015 में इसको नए फेज में जाने के लिए इसने GCCA A+ कर दिया था, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ठीक है। अलायंस में क्या है? यूरोपियन यूनियन है और पुअर डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। तो ये अलायंस बना के कुल मिला के क्लाइमेट चेंज कम करना। अभी किलिंग कर क्या होता है? किलिंग कर होता है रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 फ्रॉम मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी सिंस 1958। ये एटमॉस्फेरिक CO को नापने में का एक किलिंग कर्व है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो हवाई में है, ऑन द साइड ऑफ मोना लोआ। मोना लोआ क्या? वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। अब ग्रीनियम क्या होता है? ये ग्रीन प्रीमियम होता है। ग्रीन बॉन्ड्स आर डेट, और ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कोई प्रोजेक्ट है जो कि ग्रीन कैटेगराइज है, उन्हीं में ये फंड जाता है। तो ग्रीनियम क्या है? ये प्राइसिंग बेनिफिट है जो कि जो इन्वेस्टर होता है वो एक्स्ट्रा देता है, क्यों? क्योंकि वो ग्रीन चीजों में काम हो रहा है, ठीक है। टील कार्बन, इंडिया फर्स्ट टील कार्बन स्टडी, केलरदेव नेशनल पार्क पे टील कार्बन की स्टडी हुई है। अब टील कार्बन होता क्या है? एक तो कार्बन को हम अलग अलग कलर के हिसाब से तोड़ते हैं। टील कार्बन होता है वो कार्बन जो कि नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में, कहाँ नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड, टील, और अलग अलग है। पर्पल हो गया अपना एयर या इंडस्ट्रियल एमिशन हो गया, ग्रीन अपना टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गया, ब्लैक जो होता है वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो गया, रेड जो है बायोलॉजिकल पार्टिकल्स हो गया, और ग्रे जो है इंडस्ट्रियल एमिशन हो गया। तो ये थोड़े से याद रख लेना है ना कार्बन। फिर एक या रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे या IPCC ने कुछ करा है, कुछ काम का नहीं है। वाटर क्रेडिट, जैसे कार्बन क्रेडिट होता है वैसे मार्केट मैकेनिज्म वाटर क्रेडिट की बात हो रही है। फिर आगे ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग से क्या करते हैं कि सनलाइट ऊपर से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कम हो जाए। तो ऐसे ही ग्लेशियर जियो इंजीनियरिंग में क्या होगा कि आप ऐसा मॉडिफिकेशन करोगे क्लाइमेट सिस्टम में सो दैट ग्लेशियर की मेल्टिंग जो है, ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर की जो मेल्टिंग है वो स्लो हो जाए। तो कैसे करोगे? ओशन हीट ट्रांसपोर्ट इंटरवेंशन, कि कैसे न कैसे करके जो ट्रॉपिकल से गर्म पानी आ रहा है ऊपर उसको आना कम कर दो। ये बेसल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशन,
ठीक है, बस ये नाम देखने, ज्यादा कुछ नहीं है। बेसल हाइड्रोलॉजी में क्या है कि आप जो स्ट्रीम्स निकल रही है मेल्ट वाटर की आइस से, उसमें आप होल कर दो ताकि ग्लेशियल बेड में चले जाए, पानी में नहीं जाएगी, पानी में जाएगा तो वापस वो बर्फ नहीं बन पाएगा, ग्लेशियल की वहां तो बन जाएगा फटाफट। फिर ऑर्गेनाइजेशन से न्यूज में जैसे यूएनईपी, ठीक है, इसका एचक्यू है नैरोबी केनिया में, ठीक है, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1972 में फॉलोइंग यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें 193 मेंबर्स हैं, इंडिया भी है इसका। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे 95% फंडिंग आती है। एनवायरमेंट फंड इसका यूएनईपी का कोर फंड है। ये सेक्रेटरीट होस्ट करता है किसका, आईपीबीएस का जो ऊपर पड़ा था, और आईपीसीसी का। और आईपीसीसी तो जॉइंटली होस्ट करता है यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ के साथ। एक कॉमन कार्बन मैट्रिक है जो कि यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग को नापता है, ठीक है। बाकी और कौन कौन से इसके मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स के अंडर है, सबसे पहले साइट्स 1973 वाला, फिर बोन कन्वेंशन जो कि अपना कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज है सीएमएस, फिर अपना वियना कन्वेंशन हो गया ओजोन लेयर वाला 85 का, फिर बेसल कन्वेंशन आ गया हजार्ड वेस्ट का ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट 89 का, फिर सीबीडी आ गया 92 का, फिर अपना रोटरडैम कन्वेंशन आ गया 1998 का। इसमें आता है हजार्डस केमिकल्स जो है वो प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट पीआईसी वगैरह होना चाहिए। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन आ गया 2001 का, फिर मिनामाटा कन्वेंशन हो गया 2013 का, ठीक है। फिर रिपोर्ट है इंडाइसिस कौन कौन सी, एमिशन गैप रिपोर्ट है 2024 की। अब एमिशन गैप किसमें देखता है, एमिशन गैप देखता है कि अभी की जो एनडीसीज है उससे जो हम जहां पे पहुंचेंगे, दूसरा माइनस जो 1.5 डिग्री के हिसाब से जो होना चाहिए वो, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है, इनके एमिशन से जो डिफरेंस है इसको ट्रैक करता है। की फाइंडिंग क्या है, इंडिया थर्ड इन ग्लोबल टोटल जीएचजी एमिशन है, इंडिया थर्ड नंबर पर है टोटल जीएचजी एमिशन में। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट क्या है कि जो आपने एक्चुअली एडेप्टेशन इंप्लीमेंट कर लिया है और जो कि सोसाइटली सेट गोल है उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। और ग्लोबल स्टेट, इसको ध्यान रखना है, इसका मीनिंग ध्यान रखना, क्योंकि इसका मीनिंग जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये किसने पब्लिश करा है, ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ यूएनईपी ने करा है, ठीक है। फिर की फाइंडिंग क्या है कि 40% इंडिया इज एट्रीब्यूटिंग 40% ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम बिल्डिंग से आता है, ठीक है, और ये COP21 में बना था, ठीक है। की फाइंडिंग क्या है, ग्लोबल पॉली क्राइसिस की अलग दिक्कतें हो रही है, वेदर, पेंडेमिक, वॉर वगैरह, ठीक है। डब्ल्यूएमओ का HQB के जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की जो स्पेशल एजेंसी है 15 के आसपास, वो सारी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। वो अच्छी याद होनी चाहिए मतलब आपको पता होना चाहिए स्पेशल एजेंसी है या नहीं है, या फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है काफी बार। और ये देखता है कि अर्थ के एटमोस्फियर, उसका इंटरेक्शन विद ओशन एंड क्लाइमेट से रिलेटेड, तो मेट्रोलॉजिकल हो गया तो थोड़ा ऊपर चले गए, एटमोस्फियर पे चले गए। अब एस्टेब्लिश हुआ था 1950 के अंदर, और इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल आईएमओ को इसने रिप्लेस किया था। 193 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर है। रिपोर्ट कौन सी, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है, 2023 सबसे वार्मेस्ट ईयर था, 1.45 डिग्री अबव हम ऑलरेडी जा चुके हैं ग्लोबल एवरेज। और जीएचजी लेवल, सरफेस टेम्परेचर, ओशन हीट, एसिडिफिकेशन, ये सब रिकॉर्ड हाई पे है। दूसरा डब्ल्यूएमओ ओजोन यूवी बुलेटिन, इसमें क्या है, ओजोन लेयर रिकवर कर रही है और 1980 के लेवल पे पहुंच जाएगी 2066 में अंटार्कटिका के ऊपर, आर्कटिक के ऊपर 2045 के में, और पूरे वर्ल्ड में 2040 में। एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन, ये जो है ग्लोबल पार्टिकुलेट मैटर हॉटस्पॉट वगैरह देखता रहता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या है। उसके अलावा और भी है, वो थोड़ी बहुत देख लो, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन वगैरह, ठीक है। फिर इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, ये जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखना, क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव है ना, तो ये क्या है, ये हमारा नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है, ठीक है। ये 2009 में बना था। और स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर निकालता है, ये इतना कुछ काम का नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इतना ध्यान रखना है बस, यूएसए बेस्ड, बाकी कोई नहीं पूछेगा इसके बारे में। एयर पोल्यूशन है तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है AQMX, जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन है, इसने ना एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म निकाला है, ठीक है, इसके बैकड्रॉप में, ठीक है। अब ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन जो है ये यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम
के थ्रू लेड बाय यूएनईपी है। इस साल का थीम है इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। सीसीएसी फाउंड हुआ 2012 में और कन्वीन यूएनईपी के अंदर ही कन्वीन हुआ है। और सीसीएसी जो है वॉलंटरी पार्टनरशिप है मोर देन 160 गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ। इंडिया 2019 में इसने सीसीएसी ज्वाइन करा था, काफी ठीक है, बना 2012 में था। ठीक है, और ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट से बात करता है। शॉर्ट लिव्ड कौन कौन से हैं? मिथेन, ब्लैक कार्बन, सूट वगैरह हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये सब क्या है? ब्लैक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स है। ठीक है, अब बाकी WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है, उसमें क्या क्या आता है? उसमें PM2.5, PM10, O3, NO2, SO2, CO, ये थोड़ी याद होना चाहिए अपने को, है ना। और ये एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, GHG की बात नहीं कर रहे, क्योंकि CO इज नॉट ए GHG, CO एंड NO ये GHG नहीं है। ठीक है, हमने अपनी PYQ वाली सीरीज में बात करी है कि GHG होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, फिर फॉर इंस्टेंस 24 आवर मीन ऑफ 2.5, ये 15 म्यूजी पर मीटर क्यूब से एक्सीड नहीं करना चाहिए। एक्चुअली PYQ आ चुका है इसलिए इतना स्पेसिफिक दिया हुआ है। ठीक है, अब ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड NO2 असेसमेंट रिपोर्ट है, ये भी CCAC और FAO ने निकाली है। ये फर्स्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो कि N2 को टच कर रही है डिकेड, लास्ट डिकेड में। और ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है, कंबशन को सपोर्ट करती है, एनेस्थीसिया के लिए काम आती है, लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसको, और CO2 से 273 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। फिर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, इसमें क्या होता है कि ये जो भी पावर प्लांट वगैरह से या कहीं से भी इंडस्ट्री से SO2 निकलती है, तो ये टेक्नोलॉजी लगा के आप उसमें क्लीन एयर को बाहर छोड़ सकते हो और SO2 को, पर्टिकुलर मैटर्स SO2 की कम कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें मैंडेटरी कर दिया कोल बेस्ड TPP जो थर्मल पावर प्लांट है उनको FGD लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, FGD से क्या होता है? 90% आप SO2 निकाल सकते हो फ्लू गैस एमिशन से। ठीक है, अब इसमें 3 टाइप के FGD होते हैं, आप देख लो, ड्राई सॉर्बेंट, वेट लाइमस्टोन, सी वाटर बेस्ड। ठीक है, कलरलेस होता है, रिएक्टिव होता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है SO2 का। हमने देखा था N2O का कोई ऑर्डर नहीं होता, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है। ठीक है, अब वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन, ये ना कुछ काम का नहीं है। इसमें बस ये देख लो कि जल मंदिर, खत्री, कुल, जैबो, एरी, ओरायंस, डोंग्स, कटास, बंदाज, पार, जोहट, पाट, ये सब ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम है। ठीक है, और क्या क्या इनिशिएटिव है? जल जीवन मिशन है, फिर हमारा कृषि सिंचाई योजना के अंदर हर खेत को पानी है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, अटल भूजल योजना है, ग्राउंड वाटर के लिए कैच द रेन जल शक्ति अभियान है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। फिर एक पावर टैरिफ पॉलिसी 2016 की, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट को ट्रीटेड सीवेज वाटर यूज करने के लिए कहा गया था। फिर नेशनल वाटर पॉलिसी है 2012 की, जिसमें 20% वाटर एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी की बात की गई है। स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव है, नीरू चट्टू आंध्र प्रदेश, जल जीवन हरियाली बिहार, जली जीवन ने हरियाणा, मिशन ककतिया तेलंगाना। इतना कुछ काम के है नहीं, बस एक बार घुमा लो ताकि दिमाग में रहे। फिर जली अमृत इनिशिएटिव जो है लॉन्च हुआ है अमृत 2.0 के अंदर। ठीक है, फिर जली अमृत क्या है कि अमृत 1.0 के ऊपर हम उस सक्सेस को बिल्ड कर रहे हैं। सेकंड प्लान एम्स टू क्रिएट वाटर सिक्योर सिटीज की बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी फिर जली अमृत के अंदर अलग चीजें आएंगी कि हाँ भी आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाओ, वाटर ट्रीट करो, हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर का सप्लाई करो, सर्कुलर वाटर इकोनॉमी करो, ये सब अच्छी अच्छी बातें कर लो। ठीक है, 1.0 2.0 में क्या फर्क है? इसे 2015 से चालू हुआ है, 2021 चालू होगा, 15 से 20 तक था, 21 से 26 तक रहेगा, 5 साल। 500 सिटीज एंड टाउन है, यहाँ पे सारे स्टेचुटरी टाउन्स एंड सिटीज है। ठीक है, अभी वाटर यूज टेक्नोलॉजी अलग अलग मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, MBR, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, UF, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजीज, UV, ओजोन, एडवांस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, रिवर्सल, EDR, थर्मल इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब ठीक है, एक बार रीड कर लेना बस। फिर जल संचय जन भागीदारी है कि अब नाम से समझ आ रहा है कि वाटर जल संचय मतलब जल को कंजर्व करना है, जल भागीदारी मतलब कम्युनिटी पार्टनरशिप के थ्रू 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हैं, सब इजी है। यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन, आइवरी कोस्ट ने इसको ज्वाइन कर लिया है, हेलसिंकी फिनलैंड में इसको अडॉप्ट किया गया था, 1996 में अडॉप्ट हुआ था। इंडिया इसका पार्टी नहीं है, इंडिया इसका पार्टी नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी इसके साथ अलाइन करता है। ई फ्लो मॉनिटरिंग, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम एक लॉन्च किया है, ताकि ये देखेगा कि उस वाटर बॉडी का इकोलॉजिकल फंक्शन सही है या नहीं, फ्लोरा फोना का। ठीक है, नेशनल वाटर अवार्ड्स ये सब ठीक है यार, एकदम काम का नहीं है। ग्लोबल कमीशन इन इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर काम का नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट ये सब ठीक है। फिर ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 एक रिलीज हुई है, ये कौन रिलीज करता है? तो यूनिटार फाउंडेशन कार्मिजन एस साइकिल प्रोग्राम और ये सारी चीजें, तो देख लेना एक बार, इतना कुछ काम का नहीं है, क्योंकि जब भी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है ना, हमें बस ये ध्यान रखना है कोई फेमस ऑर्गेनाइजेशन इसको रिपोर्ट ना करती है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी फिर बहुत से बाकी सबको हर चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर है ना, वो ऐसे UNEP नहीं कर रहा है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है बस।
कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट रिलीज नहीं कर रहा है। अब ये यूनिटार का सस्टेनेबल साइकिल्स प्रोग्राम है, ITU है, फाउंडेशन कार्बनिक है, तो ठीक है चले, याद करने की जरूरत नहीं। फिर इसने इंडिया को रैंक किया कि थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर। ई वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया में कैसे हो रहा है, तो हजार्डर वेस्ट के जो रूल्स आए 2003 में, इसमें ई वेस्ट जो है वो कवर हुए थे। फिर ई वेस्ट के 2011 के अंदर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी आई थी। 2016 के रूल्स में प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई थी। 2022 में सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई। फिर 2023 में रूल अमेंडमेंट हुए। फिर 2024 में रूल अमेंडमेंट हुए। तो इन रूल अब ऐसे रूल्स तो चलते रहते हैं, रूल्स चलते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। अंटिल अनलेस कोई बड़ी चीज हुई है, कुछ अलग से चीज हुई है, तब तक हमें इतना डीप में पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है ई वेस्ट के लिए, तो एक बेसल कन्वेंशन है जो कि मूवमेंट ऑफ हजार्डर वेस्ट को रोकता है, ऊपर पढ़ा था हमने। एक ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिक्स पार्टनरशिप्स है जो कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी UNU और ITU के बीच में है। ऊपर भी ITU था, नीचे भी ITU, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन है तो ई वेस्ट में आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना है। ऐसे हमको लिंक बनानी चाहिए। फिर ई वेस्ट एक चैलेंज है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है। फिर R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये भी PYQ इसलिए डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट है, तो एक एनवायरमेंटल कंपनसेशन गाइडलाइंस फॉर बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट इशू की गई है CPCB के द्वारा बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंडर, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये रूल्स जो है इसको एम्पावर कर रहे हैं CPCB को, ताकि वो एनवायरमेंटल कंपनसेशन इम्पोज भी कर सकते हो, कलेक्ट भी कर सके अगर किसी ने रूल्स के साथ नॉन कंप्लायंस करा तो। और इसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि आपने एनवायरमेंट कंपनसेशन दे दिया तो बस आप बच गए, फिर तो आप उल्टे काम करोगे और कंपनसेशन दे दोगे पकड़े गए तो। इसने बोला है कि लेकिन शेल नॉट एब्जॉर्ब प्रोड्यूसर ऑफ EPR, लेकिन EPR ऑब्लिगेशन से आप एब्जॉर्ब नहीं होंगे, पेनल्टी देनी पड़ेगी लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे आप, वो अगले साल की तरफ चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अच्छी बात है तो काफी, ठीक है। अब इसमें एक ये रूल्स हैं, इसमें कुछ रूल्स के अंदर एक स्पेसिफिक थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं कि कि मैंडेटरी फेज इन टारगेट्स हैव बीन सेट फॉर रिसाइकल्ड मटेरियल इन न्यू बैटरी प्रोडक्ट्स टू फाइनली अचीव 20% बाय 2030 फॉर बोथ पोर्टेबल एंड EV बैटरीज, ठीक है ना, कुछ काम का नहीं है। अब प्लास्टिक पोल्यूशन पे आते हैं, तो प्लास्टिक पोल्यूशन पे क्या है कि स्टेटस के प्लास्टिक पोल्यूशन का UNEP, ठीक है। एनुअल प्लास्टिक पोल्यूशन इंडिया की रैंक है, थर्ड रैंक है, और अलग अलग टाइप की प्लास्टिक जैसे पॉलीथाइलिन, टेराफिलेट पेट हो गया, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन HDP डिटर्जेंट बॉटल्स, PVC विनाइल प्लम्बिंग पाइप्स, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन LDP बबल रैप। इसको रीड कर लेना बस एक बार, थोड़ा सा आइडिया लग जाए। पॉलीप्रोपाइलिन स्ट्रॉस में काम आता है, पॉलीस्टाइरिन प्रोडक्ट पैकेजिंग में काम आता है, ठीक है। फिर केमिकल्स क्या यूज होते हैं, स्टाइरिन, बेंजीन, ब्यूटाडीन, विनाइल क्लोराइड, बिस्फेनॉल A वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर इनिशिएटिव टेकन टू कर्ब प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। तो पहला क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मरीन लिटर, ठीक है। फिर GPML, ये आया था 2012 में, ये याद रखना कि 2012 में कुछ आया था, तो वो चीज हमको याद रखनी कि 2012 में क्या आया था, ठीक है। फिर एक है अपना मार्बल कन्वेंशन, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, जो कि IMO लेके आया था 1973 में। फिर एक बेसल कन्वेंशन ऊपर पड़ा था। फिर काउंटर मेजर 2 प्रोजेक्ट है एक। फिर UNEA का रेजोल्यूशन है एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। फिर एक ग्लो लेटर काफी न्यूज में था, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे और IMO और FO लेके आया था कि सी बेस्ड मरीन प्लास्टिक लिटर को रिड्यूस करना है। फिर एक लंदन कन्वेंशन है जो कि मरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर, इसको रोकता है, ठीक है। मार्पोल शिप वाला है, लंदन जो है वो मरीन पोल्यूशन की बात कर रहा है, वेस्ट डंपिंग पे। इंडिया ने क्या किया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेके आया 2016 में। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन लगाया 2022 से। EPR लेके आया 2016 के रूल से। फिर अन प्लास्टिक इनिशिएटिव है, ये अपना CII, UNEP और WWF इंडिया के बीच में। फिर एक प्रोजेक्ट रीप्लान है जो कि रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, रीप्लान, ये KVI से लॉन्च किया था। फिर एक लाइफ मिशन है। फिर कैंपेन्स है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक फ्री इंडिया, ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं कि लेस देन 5 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। फिर प्लास्टिक ओवरशूट 2024 में ये रिपोर्ट वाज रिलीज बाय अर्थ एक्शन, एक अर्थ एक्शन रिलीज करा है रिपोर्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024। और मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स और इंडिया का काफी हाई है, ठीक है। अब मर्करी पोल्यूशन, तो UNEP ने बोला है कि एक 134 मिलियन इनिशिएटिव लाए ताकि वो मर्करी मेजरिंग डिवाइसेस को फेज आउट कर सके, ठीक है, हेल्थ के प्रोजेक्ट में जो यूज होते हैं। अब ये क्या होता है कि हाँ 20% एनुअल रेट से आपको फेज आउट करना है, ठीक है। इंडिया भी इसका मेंबर कंट्री है, और भी अल्बानिया, बुर्किना फासो, मोंटेनेग्रो, युगांडा, लेकिन इंडिया भी इसका पार्ट है। फंडिंग कौन कर रहा है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी
एग्जीक्यूशन कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि हेल्थ प्रोजेक्ट के अंदर जो भी डिवाइसेज यूज होते हैं उसमें जो मर्करी यूज होता है उसको हमको फेज आउट करना है। ये ओनली मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। मिनामाटा डिजीज ये कॉज करता है। ठीक है, अब मिनामाटा कन्वेंशन क्या है? मरकरी का 2013 में आया था कुमामोटो जापान में, और फोर्स में आया था 2017 में। ये फर्स्ट ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि एडवर्स हेल्थ इफेक्ट ऑफ मरकरी से प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। और ये क्यों मिनामाटा नाम पड़ा? क्योंकि ये मिनामाटा नाम के शहर में ये एपिसेंटर बन गया था मिनामाटा डिजीज का। ठीक है, इंडिया रेटिफाई किया था 2018 में। पीओपीएस पता ही है हमको कि हेलोजेनेट ये जो होते हैं, जैसे नाम देख लो, डायल्ड्रेन, एल्ड्रेन, हेप्टाक्लोर, ये ऑफन हेलोजेनेटेड होते हैं, लो वाटर सोल्युबिलिटी होती है इनकी, इसलिए बाहर निकल नहीं पाते, और लिपिड सोल्यूबल होते हैं, इसलिए बायो एक्यूमुलेशन होता जाता है। एक ही आदमी में या एक ही जानवर में अगर स्टोर होते जा रहा, बढ़ते जा रहा, तो बायो एक्यूमुलेशन। लेकिन एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जब भी बढ़ जाता है मात्रा, उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है पीओपी पे, 2001 में अडॉप्ट हुआ था। फोर्स आया 2004 में, इंडिया ने रेटिफाई किया स्टॉकहोम कन्वेंशन 2006 में। ठीक है, एमओएफसीसी ने नोटिफाई किया है रेगुलेशन ऑफ पीओपी रूल्स 2018 में अंडर प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, जीए फिर डेजिग्नेटेड इंटरिम फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द कन्वेंशन। ठीक है, और ये क्या पोलिटिकल न्यूज में डीपीसी और डेक्टल करके है, बस याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उसने वीड किलिंग पेस्टिसाइड डाइमिथाइल जो है डीसीपीए डेक्टल इसको बैन कर दिया है। ठीक है, बिस्फिनॉल ए है, ये प्रोडक्शन यूज होता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में या इपोक्सी रेजिन में। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स कौन से होते हैं? जो कि कंटेनर फूड या बेवरेजेस को स्टोर करने में काम आते हैं। और इपोक्सी रेजिन जो होता है जो कि मेटल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर कोटिंग करनी होती है, फूड कैंस हो गया, बोटल टॉप्स वगैरह हो गया। ठीक है, अब ये दिक्कत दे रहा है कैंसर वेंसर में, इसलिए इसके ऊपर बातचीत चल रही है। ठीक है, फिर एक और ये है पीएफएस। ठीक है, पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंसेस, 2024 के पेपर में आया है ये शायद इंपैक्ट कर सकते हैं किडनी फंक्शन को, क्योंकि डिस्ट्रप्शन कर देते हैं गट माइक्रोबायोटा में। ठीक है, इनको फॉरएवर केमिकल्स बोलते हैं क्योंकि ये रह जाते हैं और डिग्रेड बहुत स्लोली होते हैं। सॉइल एसिडिफिकेशन क्या होता है? सॉइल पीएच धीरे धीरे बढ़ जाएगा और कुछ ऐसा कुछ काम है नहीं। और सॉइल एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स उगा लो, जैसे शुगर कैन, बनानास। फिर अपना बायो कवर आ जाता है। बायो कवर क्या होता है कि माइक्रोबियल मिथेन ऑक्सीडेशन सिस्टम कॉल्ड एज बायो कवर टू कंट्रोल फ्यूजिटिव मिथेन एमिशन फ्रॉम ऑल डंप साइट। तो एक माइक्रोबियल मिथेन ऑक्सीडेशन सिस्टम, इसको एज ए बायो कवर यूज करेंगे सो दैट फ्यूजिटिव मिथेन एमिशन जो होते हैं वो ऑल डंप साइट से नहीं निकलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ काम का है नहीं, बस बायो कवर याद रखना, बस वो मिथेन से रिलेटेड है। फिर एक ग्रास ऑफर इफेक्ट है। ग्रास ऑफर इफेक्ट से क्या हो रहा है कि प्लास्टिक एंड टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं ये ट्रांसपोर्ट होकर आर्कटिक के वहां जाके डिपोजिट हो रहे हैं और वो हेमिस्फेरिक सिंक बन रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो ओशन करंट्स होते हैं, एटमोस्फेरिक और ओशन करंट्स होते हैं, ये लोअर लेटीट्यूड से सारी चीजें लेके जो ऊपर चले जाते हैं, इसको ग्लोबल डिस्टिलेशन या ग्रास ऑफर इफेक्ट बोलते हैं। ये बस वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का आपको मीनिंग थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, इससे ज्यादा याद करने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर ये एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन या प्लानिटरी बाउंड्रीज। एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन क्या होता है? मतलब पानी से ऑक्सीजन का कमी हो जाना। पानी से ऑक्सीजन कब कम होगा? या तो तब कम होगा जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जितनी ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होता है उतना ही सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कम हो जाती है। दूसरा, अगर वार्म सरफेस लेयर्स होती है तो ऑक्सीजन जो होती, तो पानी ऊपर का पानी ऊपर रहता है, तो पानी नीचे भी नहीं जाता, तो ऑक्सीजन भी नीचे नहीं जाती, तो नीचे वाले पानी में ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पाती। दो तरीके से ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेशन, मतलब एक्वेटिक का डीऑक्सीजनेशन हो जाता है। अब प्लानिटरी बाउंड्रीज क्या है कि ये लिमिट्स बता दी गई है। इन लिमिट्स से अगर बाहर चले गए आप, ये खराब हो गया तो वापस नहीं आ पाएंगे। अभी 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज है, इनको एक बार रीड कर लो और 2-3 बार रीड करोगे तो एक आइडिया लग जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आया नहीं और आई डोंट थिंक इस पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन बस इसको रीड कर लो मल्टीपल बार। ठीक है, फिर कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ है। अब कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ क्या होता है? ये वो डेप्थ होती है एट विच द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब कि ऊपर से जितना कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और उस जगह पे उतना ही डिजोल्व हो रहा है, तो वो डेप्थ हो गई। मतलब उस डेप्थ से अगर आप नीचे जाओगे, इसका मतलब वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व होता जाएगा, और उस डेप्थ से ऊपर रहोगे तो वहां कैल्शियम कार्बोनेट बनता रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है जब हीट ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, तो ये जो कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ है ना, ये ऊपर बढ़ती जा रही है और फिर कोरल रीफ्स को दिक्कत हो रही है। हाइड्रोजेल है। हाइड्रोजेल क्या है? ये एक यूनिक इंटरट्विन्ड पॉलीमर नेटवर्क है जो कि बाइंड कर सकता है माइक्रोप्लास्टिक को, डिग्रेड कर सकता है बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट इरेडिएशन।
ठीक है। इसमें 3 पॉलीमर लेयर्स है, चिटोसन, पॉलीविनाइल अल्कोहल और पॉली एनिलिन। ठीक है, इतना कुछ काम का नहीं। स्टील स्लैग, एरोबायोलॉजी, ये भी कुछ काम का नहीं। गैस फ्लेयरिंग, ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट रिलीज कर दी है। ये क्या है, रेफर्स ऑफ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एसोसिएटेड विद ऑयल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो की मेजर्स क्या लिए गए, जीरो रूटीन फ्लेयरिंग बाय 2030 ZF इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक। इतना कुछ काम का नहीं है। इतना देख लें, ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक रिलीज कर रहा है। वो ये देख रहा है कि नेचुरल गैस को बर्न करते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के टाइम पे। ठीक है, इंडिया से रिलेटेड है नहीं तो इतना काम का है नहीं। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं पोल्यूशन की, वाइट, रेड, ग्रीन, ऑरेंज। तो कुछ काम का नहीं, एमिशन फ्रॉम रॉकेट वगैरह, इतना कुछ काम का नहीं। सीपीसीबी है ना, सीपीसीबी जो है स्टेचुटरी बॉडी है और ये बनी थी वाटर एक्ट के अंदर, और एयर एक्ट के भी जो पावर्स है वो भी इसके पास ही है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर काम करता है। ठीक है, बाकी बेसिक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन न्यूज क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। अब ये जो है, ये इसकी प्रिंसिपल सिटिंग न्यू दिल्ली है। इसके 4 और बेंचेस हैं, स्टेचुटरी बॉडी है एनजीटी एक्ट 2010 के अंडर। इसका चेयरपर्सन जो एक चेयरपर्सन होता है और बाकी 10 से 20 जुडिशियल होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करता है और बाउंड नहीं होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से। सिविल कोड का पावर भी होता है, सो मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है और रिलीफ भी दे सकता है, कंपनसेशन भी दे सकता है। अब ये सारे लॉज जो है, इन लॉज के अंदर एनजीटी एक्ट कर सकता है। केवल 2 लॉज नहीं लगते हैं एनजीटी में, 1927 का एक्ट और 1972 का एक्ट, WPA और 27 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये याद रखना है, ये नहीं लगता है। ठीक है, डिस्पोजल जो है 6 महीने में हो जानी चाहिए और ऑर्डर्स बाइंडिंग होते हैं लेकिन फाइनल नहीं होते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, CGWB, ये फरीदाबाद में हेडक्वार्टर है। ये एस्टेब्लिश होता है 1970 के अंदर और ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर था। ठीक है, बाद में इसको डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में लेके आ गए। इसकी इनिशिएटिव है NAQUIM, नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, आर्टिफिशियल रिचार्ज प्रोजेक्ट, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन। ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, फिर कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, CAQM, ये बनी थी, एक्ट आया था 2021 में, जहां पे जो अपना EPCA जो बॉडी थी, इस EPCA बॉडी को रिप्लेस कर दी थी CAQM ने। तो इस जो नेशनल कैपिटल रीजन जो है, इसके आसपास के जो एरिया में है, यहाँ पे ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के एरिया में दिखता है सब। ठीक है,